सभी को प्रणाम व नमस्कार। मंजीत भैया व राकेश भैया मुझे अभ्युदय संस्थान के बारे में बोलने के लिए कहे, यह मेरा सौभाग्य है। सन 98-99 के पहले से ही पूज्य पिताजी व सभी भाइयों के बीच चर्चा होती थी कि हमें रायपुर के पास एक संस्था बनाना है जिसमें मध्यस्थ दर्शन के पूरे वाङ्मय का अध्ययन हो सके। इस उद्देश्य को लेकर जमीन की खोजबीन शुरू हो गई। पूज्य पिताजी व साधन भैया उन दिनों हर 3 माह में 10 दिन के लिए भिलाई जाते थे। वहाँ चिकित्सा का कार्य चलता था। सुबह के 3 घंटे यह कार्य होता था। शेष समय का सदुपयोग सोम भैया, साधन भैया, अंजनी भैया, बिहार भैया, मंजीत भैया के साथ करते थे। सन 99 में राजन भैया एक दिन सुबह भिलाई आए और बोले, चलिए अम्बाजी एक जमीन देख कर आते हैं। पिताजी की अनुमति लेकर जमीन देखने चले। 20 वर्ष पहले यह जगह काफ़ी शांत थी। जमीन राजन भैया को बहुत अच्छी लगी। वापस भिलाई आए, चर्चा हुई और सभी भाइयों के साथ भी चर्चा हुई जिसमें धीरेन्द्र भैया और अनिता दीदी भी थे। सबकी सहमति से यह जमीन ले ली गई। 2000 में काम शुरू हो गया। धीरेन्द्र भैया, अंजनी भैया, रंजीत भैया, बिहार भैया, सोम भैया सभी अपना तन मन धन लगाकर इस अभ्युदय संस्थान को खड़ा करने में लग गए। सन 2000 मई में मंजीत भैया देहरादून से सपरिवार यहाँ आए। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लगा। फिर क्या था, अंजनी भैया के साथ मिलकर अभ्युदय संस्थान के सारे कार्यों को करने के लिए कटिबद्ध हो गए। अभ्युदय संस्थान को स्थापित करने में सभी के साथ मंजीत भैया का भी काफ़ी योगदान रहा। पूज्य पिताजी अपना काफ़ी समय इस संस्थान को देने लगे। सोम भैया, साधन भैया, बिहार भैया, अंजनी भैया, धीरेन्द्र भैया और अनिता दीदी सभी पिताजी के सानिध्य में अपना काफ़ी समय दिए वाङ्मय को समझने के लिए। पिताजी हम सभी को अध्ययन विधि व भविष्य की योजना के बारे में बताते रहे। सन 9-10 से चिकित्सा वाला कार्यक्रम अछोटी में करने का निर्णय ले लिए। तब क्या था, अंजनी भैया के निवास पर 10 दिन एक उत्सव जैसा ही रहता था। पुस्तकों के प्रकाशन कार्य में बिहार भैया, सोम भैया, अंजनी भैया, साधन भैया व पुराणिक भाई साहब के परिवार का काफ़ी योगदान रहा। प्रकाशन कार्य को समृद्ध बनाने के क्रम में बिहार भैया वर्तमान तक लगे ही हुए हैं। 2010 में पिताजी अभ्युदय संस्थान में अध्ययन कराने का कार्य प्रारंभ किए। अध्ययन सर्वप्रथम अभ्युदय संस्थान में ही प्रारंभ हुआ। सन 10 में पिताजी साधन भैया को बोले कि तुम मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन कराओ। साधन भैया प्रारंभ किए। करीब 1 माह लगा उन्हें मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन कराने में। ये सब काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद NIT रायपुर में सोम भैया काफ़ी मेहनत किए वहाँ के विद्वत जनों को दर्शन की महिमा बताने व अध्ययन कराने में। समय समय पर वहाँ सोम भैया शिविर लेते रहते थे। समीर भैया, राजेश पाठक जी, वाबाल अंकल जुड़े और सभी धैर्यपूर्वक सोम भैया को सुने व समय समय पर अभ्युदय संस्थान पिताजी से मार्गदर्शन लेने आते थे। इसी के साथ ही सभी का शिविर लेने का भी सिलसिला शुरू हो गया। 2008-9 में योगेश भैया व सुवर्णा दीदी अभ्युदय संस्थान आए। निष्ठापूर्वक दर्शन को समझने व शिविर लेने में अपनी भागीदारी करने लगे। 7-8 वर्षों से 6 माह का अध्ययन कराने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जिसमें मध्यस्थ दर्शन के सारे वाङ्मय का अध्ययन कराया जाता है। यह जिम्मेदारी सुवर्णा दीदी और योगेश भैया ने ली। प्रतिवर्ष यह 6 माह का अध्ययन शिविर होता है। कुछ दिन सुवर्णा दीदी और योगेश भैया के बाद यह जिम्मेदारी बालमुकुंद के पास है। इसी समय से रंजीत भैया की भी भागीदारी शुरू हो गई। 2010 से पिताजी अनिता दीदी को विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित करते रहे। दीदी के संरक्षण में 2011 में अभिभावक विद्यालय की स्थापना हुई जिसमें सभी बहनें अपना अमूल्य समय देती रहीं। इस संस्थान में पिताजी अपना काफ़ी समय दिए हैं। यह संस्थान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे, प्रमाण स्थली बनी रहे, हम सभी में एकरूपता बनी रहे, हम सभी परस्पर
विश्वास पूर्वक फलीभूत होते रहें, यही मेरी शुभकामना है। हरिहर। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राकेश गुप्ता जी और तमाम भाई बहन जिन्होंने इस कोरोना काल में अध्ययन का एक सामाजिक स्वरूप, एक सामाजिक विधि जैसी सेट हो गई। तमाम शिविरों के दौरान ये बात आती ही है कि बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है जो किसी अध्ययन सत्र में जाके अध्ययन करें। तो अपने घर पे रह के अध्ययन किया जा सकता है और अपने घर से अध्ययन कराया जा सकता है और कई लोग इस काम में लग सकते हैं। तो ये एक सुंदर उपलब्धि रही कोरोना काल की। इसके लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, मुझको व्यक्त होने का अवसर मिला, इसके लिए भी मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मुख्य रूप से अछूती को लेके शेयरिंग की बात है और अछूती को लेके शेयरिंग की पृष्ठभूमि में मेरा रायपुर आना 95 में हुआ और उसके पीछे की पृष्ठभूमि रही कि 89 में जॉब करने गए, इंजीनियरिंग करने के बाद 3 साल जॉब करने के बाद जो भी अधूरापन दिखाई दिया, उस अधूरेपन को भरने के लिए जो भी एक बात समझ में आई कि गांव के लिए कुछ बेहतर किया जाए और 3 साल दिल्ली एनसीआर में गांव में काम करके ये भी बात समझ में आई कि शायद यहाँ काम करना और यहाँ काम करने की आवश्यकता कितनी है, प्रश्न हुआ। एक सुखद संयोग बना। आदरणीय अर्चना दीदी जो आदरणीय बागड़िया जी की धर्मपत्नी हैं अभी, वो और उनकी एक बहन, उनके साथ में एक बहन थी ईरा दीदी, ये लोग बस्तर में गायत्री परिवार के माध्यम से काम करते रहे। दिल्ली में इन लोगों से परिचय हुआ और एक बार बस्तर के बारे सुनने के बाद मन में ये संकल्प आया कि उन आदिवासी गांव में रह के उनके विकास के लिए कुछ किया जाए और अपनी ज़िंदगी को एक मीनिंग दिया जाए, एक सार्थकता दिया जाए। इस क्रम में 95 में मेरा आना हुआ। ये टीम गायत्री परिवार के रूप में इसके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय राजन महाराज जी रहे। राजन महाराज जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो भागवत को कहते थे और एक संत प्रवृत्ति के लोग जिनकी छत्तीसगढ़ में काफ़ी स्वीकार्यता थी। उनकी बाबा जी के प्रति, जैसा कि उस समय लोग बताते थे कि उनको ये कहीं से सूचना थी कि बाबा जी आकाश गमन की सिद्धि रखते हैं। इस आकाश गमन और इस तरह की चीज़ों से आदरणीय राजन महाराज जी प्रभावित हुए और उन्होंने बाबा से मिलने का प्रयास किया और बाबा के साथ आदरणीय राजन महाराज जी जुड़ गए। स्वयं भागवत करते हुए लेकिन जीवन विद्या को उन्होंने जिस तरह से प्रासंगिक समझा, समाज की और शिक्षा की और तमाम व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं के रूप में, उसके विकल्प के रूप में जैसा उन्होंने उसको आवश्यक समझा, उन्होंने तन मन धन के साथ अपनी पूरी टीम को आदरणीय बाबा जी के साथ में जोड़ा। शुरू में हम लोग बाबा जी को नहीं समझते थे। आदरणीय राजन महाराज जी बाबा जी के पैर छूते थे, इसलिए हम ये मानते थे कि शायद ये और बड़े आदमी हैं और इस क्रम में आस्थावश कुछ बातें उनसे बैठ के सुन लेते थे, लेकिन बाबा जी जो कहना चाहते थे वो शायद हम तक पूरा पहुंच नहीं पाता था और ये क्रम आगे बढ़ता गया। इसी क्रम में 96 में नंदिनी शक्तिपीठ में आदरणीय सत्या जी का एक शिविर हुआ, जीवन विद्या शिविर। आदरणीय सत्या जी IIT दिल्ली से रहे और आदरणीय बाबा जी के बाद 7 दिवसीय जीवन विद्या शिविर को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति रहे। उन्होंने जिस तरह से 7 दिवसीय जीवन विद्या शिविर के रूप में मध्य दर्शन को रखा, उसमें एक उपलब्धि ये हो गई कि मैं जिस ग्रामीण भारत को खड़ा होते हुए देखना चाहता था, उसके मूल में इस बात की क्लैरिटी बन गई कि समस्या केवल मानव में है और मानव में चेतना विकास हो जाएगा तो समस्या दूर हो सकती हैं। तो जिन चीज़ों को हम भौतिक रूप में ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी एक स्पष्ट दृष्टि मिली, स्पष्ट कार्यक्रम मिला, स्पष्ट योजना मिली। उसके आधार पे उस एक शिविर से मेरी ये शिफ्टिंग हो गई कि ये जीवन विद्या समझने लायक चीज़ है। उसके बाद आगे के कुछ क्रम में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हमारे सभी मित्र, रायपुर की पूरी टीम, गणेश बागड़िया जी के शिविर में और रण सिंह भाई और साधन भाई ने उसको आगे गति देने का योगदान दिया। इस क्रम में धीरे धीरे चलते हुए तो हम ये देख सकते हैं कि एक काल यहाँ रहा 95 से 97 का, जिसमें कि गायत्री परिवार के माध्यम से हम लोग काम करते रहे और बीच बीच में आदरणीय बाबा जी को और जीवन विद्या शिविरों को सुनते रहे और ये ट्रांजिशन होता रहा। इसी बीच में आंवरी आश्रम में ही जो बस्तर में है,
वहीं 99 में बाबा जी ने जीवन विद्या एक परिचय बुक के रूप में जो आज हमारे पास उपलब्ध है उसका वीडियो टॉक दिया, जिसको बाद में पुस्तक के रूप में बदलाव किया। और उसावरी आश्रम में ही सहअस्तित्ववादी विज्ञान के ऊपर भी बाबा जी ने काफ़ी सारा शेयरिंग किया और मित्रों ने मिलकर बहुत सारे प्रश्न किए। वो भी एक अच्छा डॉक्यूमेंट है जो आज बहुत सारे लोगों के द्वारा देखा जाता है। इस सफ़र में आगे चलते हुए जैसे जैसे टीम की तैयारी बन गई तो उसमें एक स्थिति बनी कि एक केंद्र को स्थापित किया जाए। तो आदरणीय राजन महाराज जी की लीडरशिप में, बाबा जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन में अछोटी अभ्युदय संस्थान का उद्घाटन 11, 12, 13 जनवरी 2001 में संस्थान का श्री गणेश हुआ। 18 मार्च को संस्थान में पहला शिविर हुआ और एक सुखद संयोग बना कि 2002 से हमारे मित्र इस क्रम में जो एक टीम हमारे साथ काम करती रही। तो राजन महाराज जी के साथ जुड़े हुए लोगों में से जो लोग पहले ही थे वो अंजनी भाई सपरिवार, जिसमें उनके भाई रंजीत भाई और राजा भाई सपरिवार थे। एक ऐसा परिवार था जो पूरी तरह से तन मन धन से गायत्री परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। BR अग्रवाल जो नगर निगम में इंजीनियर हैं, वो भी काफ़ी अपना तन मन धन इसमें लगाए हुए थे। और संकेत ठाकुर जी, डॉक्टर संकेत ठाकुर जो लंदन से टिश्यू कल्चर पे PhD करके लौटे थे और ग्रामीण विकास की तीव्र इच्छा के तहत उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन किया था, वो भी इस टीम में जुड़ गए। डॉक्टर पूर्णिमा वाजपेयी और अरुण अग्रवाल, ऐसे कुछ और अन्य मित्र रहे जो इस क्रम में गायत्री परिवार के स्वरूप में साथ में थे। धीरे धीरे ये सभी मित्र जीवन विद्या की यात्रा में शामिल हो गए और जैसे ही जीवन विद्या की यात्रा थोड़ी सी आगे बढ़ी तो उस क्रम में मंजीत भाई जो देहरादून से इसी संयोगवश इस टीम में शामिल हो गए। कल्पेश्वरू, दिनेश राठौर जी, अनिल भाई, समीर वाजपेयी, ये सब भी इस सफ़र में शामिल हो गए। और भी अन्य बहुत सारे लोग हैं, सभी के नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस सफ़र में शामिल हुए। और ये एक सुखद बात थी कि इनमें से अधिकांश लोग अपने अपने फन के एक्सपर्ट थे। अनिल भाई जिस तरह से गौशालाओं के बारे में, गाय के बारे समझते थे, उस तरह संस्थान में गौशालाओं को स्थापित करने में एक बहुत बड़ी मदद मिली, जिस काम को आगे मंजीत भाई ने कंटिन्यू किया। और इस तरह से देखते हैं कि जब एक अभियान का रूप आगे बढ़ता है और उसके बहुत सारे पिलर्स के रूप में बहुत सारे जिम्मेदार कंधे उस सारी जिम्मेदारियों को उठाते हैं, इस क्रम में बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले गए। समीर वाजपेयी जो कि हमारे संकेत भाई के मित्र थे, वो जो आज NIT रायपुर है, उस समय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर हुआ करता था, उसमें प्रोफेसर थे। तो जब ये बात हम लोगों ने शिविर के रूप में किया तो हमको ये बहुत स्पष्टता के साथ में लगा कि ये तो आने वाली युवा पीढ़ी की चीज़ है। जिस तरह का शिक्षा का स्वरूप धीरे धीरे समझ में आने लगा, जिस तरह से व्यवस्था का स्वरूप धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ में, बहुत स्पष्टता के साथ में स्वीकार हुई कि यदि एक युवा अपने कॉलेज के दौरान इस बात को सुन लेता है और वो इसको स्वीकार लेता है, क्योंकि इसको पचाने में भी हो सकता है 5 से 10 साल का समय लगेगा, तो आने वाली ज़िंदगी में वो एक सार्थक योगदान देने के लिए उसके पास काफ़ी समय हो सकता है। तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी रात को हॉस्टल्स में पहुंच गए, कभी क्लासेस में, कभी कोई अवसर मिल गया, धीरे धीरे बात करना शुरू किया और एक सुखद संभावना बनी कि सन 2002 से 2007 तक इंजीनियरिंग एजुकेशन छत्तीसगढ़ में हजारों छात्रों ने शिविर किए, तमाम शिक्षकों ने शिविर किए। और इस क्रम में जनरल प्रोफिशिएंसी के नाम से एक सब्जेक्ट उस समय आता था, 50-50 मिनट्स के 2 पीरियड्स हुआ करते थे। उसका कोई कंटेंट AICT की तरफ से नहीं था, कॉलेज को अपने विवेक से उसमें कुछ कंटेंट देना था। क्या कंटेंट दिया जाए? स्टूडेंट्स के साथ में शिविरों के दौरान बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, तो NIT रायपुर, जो आज NIT रायपुर है, उन्होंने तय किया कि जनरल प्रोफिशिएंसी अभ्युदय संस्थान और उनके जिम्मेदार साथियों को सौंप दिया जाए। इस तरह से रेगुलर बेसिस पे NIT रायपुर के शिविर संस्थान आने लगे। मंडे एक बस एक ब्रांच को लेके आती, सैटरडे को वापस ले जाती, अगले मंडे दूसरी बस आ जाती। और इस तरह से उस समय जितने मित्र हमारे साथ में थे, जिसमें कि साधन भाई से लेके प्रवीण भाई, BR भाई, कल्पेश भाई, है ना, और भी मित्र साथ में रहे, ये सब मित्रों ने शिविरों के सिलसिले को आगे बढ़ाया। और इस सिलसिले में लगभग, चूँकि हजारों विद्यार्थियों ने शिविर किए, उनमें से बहुत बड़ा वर्ग था जो रायपुर का संभ्रांत वर्ग भी था, सब तरह का वर्ग उसमें था। तो पूरे रायपुर में अभ्युदय संस्थान का एक सम्मानजनक स्थापना हुई कि यहाँ कोई काम, जिंदगी की काम की बात की जाती है, वो किसी धर्म, इज्म, चिन्ह, प्रतीक
कर्मकांड का मामला नहीं है। जिस तरह से क्लासरूम में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जा सकता है, उस तरह से ज़िंदगी को भी क्लासरूम में पढ़ाया जा सकता है। और हमको भी ये भरोसा हुआ कि लोगों तक इस बात को ले जाया जा सकता है और अपने परिवारों में भी जिया जा सकता है। 2001 से जैसे ही संस्थान का उद्घाटन हुआ है और उसके पहले से इस बात की आवश्यकता थी कि संस्थान में परिवार के रूप में रहने की स्थिति क्या बनेगी, तो मंजीत भाई का परिवार था जो देहरादून से आया और उन्हें शहर संस्थान में रह के संस्थान की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी ली। धीरे से पूरी गौशाला और उत्पादन से संबंधित जितने भी काम थे उनको भी उन्होंने काफ़ी हद तक संभाल दिया। दूसरा परिवार अंजनी भैया का आ गया। तो अंजनी भैया का परिवार आने से एक तरह से संस्थान में ये अंजनी भैया और मंजीत भैया मिलके एक जो पूरे संस्थान को एक गरिमा देने की बात है कि एक संस्थान कितने भी बड़े स्वरूप में चले, उसमें किसी भी तरह का आर्थिक से लेके व्यवस्था से लेके और जो भी अतिथिगण आते हैं उनका एक संतोषजनक सम्मान हो सके इस पूरे स्वरूप को। और संस्थान की तमाम आर्थिक स्थितियों को संभालने के लिए भी एक टीम अपने बीच में से ही तैयार हो गई। तो लगभग अभ्युदय संस्थान का स्वरूप जिस तरह से बाबा चाहते थे कि समाज का बिना कोई दान चंदा लिए, बिना किसी प्रकार का सरकारी सहयोग लिए, सभी मित्रों ने अपने तन मन धन से संस्थान को खड़ा किया, अपने तन मन धन से ही संस्थान का संचालन किया। इस क्रम में लगभग बाद में योगेश भाई का आना, योगेश भाई सुवर्णा दीदी का आना हुआ। उसके बाद बाल मुकुंद भाई विधि बहन का आना हुआ। बाल मुकुंद भाई और विधि बहन ने मिलकर लगभग 6 महीने का जो अध्ययन शिविर चलता है उसकी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वाह किया। विद्यालय, छोटी विद्यालय की जिम्मेदारी को योगेश भाई एंड पूरी टीम ने मिलकर उसको खड़ा किया। अब धीरे धीरे आगे की जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें बाल मुकुंद भाई एंड टीम मिलकर विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी को योगेश भाई ने जैसा उन चीज़ों को आगे बढ़ाया है उसी क्रम में वो फिर उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। शिविर, अध्ययन शिविर के रूप में एक सुखद स्थिति रायपुर में बनी है कि अशोक भाई और सुरेंद्रपाल जी का रायपुर में आना हो गया है। तो शिविर, अध्ययन शिविर की जिम्मेदारी के रूप में दोनों मिलके और बाकी सबके स्नेह सहयोग से इन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाएंगे। और इस क्रम में आगे की जो स्थितियाँ लग रही हैं और जो सबसे मुझको लगता है कि एक सुखद स्थिति के रूप में बना है, हमारे बच्चों की पीढ़ी में लगभग मंजीत भाई का बेटा से लेके, मेरा बेटे से लेके और बिया भाई का बेटा, अंजनी भाई का बेटा, ये हम सारे परिवारों के जो बच्चे थे, ये एक सुखद संयोग बना है कि इन सब का पूरी तरह से मन बन गया है कि इसी प्रयोग में शामिल होना है, दर्शन की रोशनी में जीना है, इसी को आगे बढ़ाना है। उसमें से 1-2 जमीन पे उतर गए हैं, बाकी लोग अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे वो भी इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे परिवारों का इसी प्रकल्प में शामिल होना और इस प्रकल्प को आगे बढ़ाना, ये हम सब के लिए बहुत एक सुखद स्थिति बन रही है ना। तो ऐसा लगता है कि आदरणीय बाबा जी ने जैसा उस समय जैसा लगता था उससे बहुत सुंदर, बहुत सुखद स्थितियाँ स्वयं में, परिवार में और समाज के रूप में, देश और विदेश के रूप में, विदेश तक फैलता हुआ माहौल दिखाई देता है। इस क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आदरणीय अग्निहोत्री जी के माध्यम से जो आरएसएस से जुड़े हुए थे और श्रद्धेय बाबा जी के मार्गदर्शन में स्कूल एजुकेशन छत्तीसगढ़ के साथ में काम शुरू हुआ, जो एक्टिवली 2007 से 2011 तक काफ़ी प्रभावशाली तरीके से चला। और इस प्रयोग में भी लगभग हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पूरे राज्य के एक बार में 3 से 4 हज़ार शिक्षक जिसमें शामिल हो पाते थे। संस्थान में भी शिविरों का दौर चला और एक काफ़ी प्रभावशाली तरीके से और काफ़ी एक सुंदर वातावरण बना जिसमें कि पूरे देश के लोग संस्थान में शिविर करने के लिए आने लगे। और एक बाबा जी के मार्गदर्शन में हर 3 महीने में आदरणीय बाबा जी संस्थान में उपलब्ध होते थे 10 दिन के लिए। हालांकि यूँ तो दवाई, आयुर्वेदिक दवाइयाँ देने का एक प्रकल्प होता था, लेकिन उस बहाने हर 3 महीने में संस्थान में आदरणीय बाबा जी की उपलब्धता होना, जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म मार्गदर्शन बाबा जी के द्वारा उपलब्ध होते रहना और जितने भी लोग लगे हुए हैं उनकी भी जागृति के अर्थ में उनको मार्गदर्शन उपलब्ध होते रहना एक बहुत सुखद और सुंदर संयोग बना। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं संस्थान और संस्थान से जुड़े हुए सभी भाई बहन कि हमको एक ऐसा वातावरण आदरणीय बाबा जी के साथ घर में और उनके साथ रहने का एक सुखद और एक लंबा अवसर मिला, जिसमें बहुत सारी बातें सीखने समझने का स्थिति बनी। ये क्रम आगे चला तो धीरे से साधन भाई के मार्गदर्शन में लगभग कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकें चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में तैयार हुई। राज्य में एक विधेयक के रूप में, गवर्नर ऑर्डर के रूप में एक पूरी
जीवन विद्या को स्कूली शिक्षा में कैसे लाया जाएगा, उसके ऊपर पूरी एक सहमति बनी, उसका एक डॉक्यूमेंट बना। और लगभग उस समय के मंत्री, शिक्षा मंत्री अजय चंद्राकर से लेके और बाद में जो शिक्षा मंत्री थे ब्रजमोहन अग्रवाल जी से लेके सभी के घरों पे शिविर हुए। उसी समय में सीएम हाउस में पूरे सीएम की फैमिली के साथ में शिविर हुए। तो ये एक लंबा दौर चला, जिसमें इसे कि छत्तीसगढ़ में लगभग अधिकांश ब्यूरोक्रेट्स में, अधिकांश नेताओं में, क्योंकि बहुत सारे लोग संस्थान में आना जाना होता रहता था, एक बहुत सम्मानजनक मैसेज संस्थान के बारे में जाता रहा कि यहाँ कोई एक प्रभावशाली और एक शानदार काम हो रहा है। इसी क्रम में जैसे आगे बढ़ते हैं तो स्कूल एजुकेशन के काम में चेतना विकास मूल्य शिक्षा की कक्षाएं 1 घंटा मैंडेटरी उसमें शामिल हो गया और ये क्रम आगे बढ़ता हुआ इस तरह से आगे चला गया कि लगभग उन्हीं शिविरों से ऐसा एक क्रम बना कि इस बात को यदि कक्षा में लाना है तो एक ज़्यादा इसको समझने की आवश्यकता है। तो SCERT का एक बैच ने उत्साह दिखाया कि हम इसको 20 दिन बैठ के 20 दिन का शिविर, अब 7 दिन का शिविर नहीं चलाओ, 20 दिन का शिविर चलाओ। जब 20 दिन का शिविर चला तो उसके समापन पे बाबा जी थे और बाबा जी के मार्गदर्शन में एक ऐसा उत्साह बना कि ये हुआ कि इसको 6 महीने समझा जाएगा। हमारे लिए ये बहुत उससे पहले एक विचार चलता था। आदरणीय राजे महाराज जी कभी कभी कहा करते थे, देखो 7 दिन के समय में लोगों का उत्साह बनाना अलग बात है, तुम्हारा उत्साहित होना, उनका उत्साहित होना अलग बात है, लेकिन यदि हम इसको शिक्षा की वस्तु मानते हैं तो लंबे समय तक आदमी का उत्साह इसमें बना रहे, लंबे समय तक अध्ययन कराने वाले का भी, करने वाले का भी उत्साह बना रहे। उसमें फिर कंटेंट क्या होगा, शिविर का कंटेंट तो अपनी जगह है। तो धीरे से रायपुर में पुस्तकों के प्रकाशन का काम भी शुरू हो गया। ये एक सुखद संयोग रहा। BR अग्रवाल जी और उनके परिवार ने मिलकर, पुस्तकों के और साजन भाई और कुछ मित्रों ने मिलकर, मुख्य रूप से BR भाई के परिवार ने मिलकर पुस्तकों के प्रकाशन की जिम्मेदारी लिया और इसमें यथासंभव बाकी लोगों ने भी अपना योगदान किया और धीरे धीरे सारी पुस्तकें छपना शुरू हो गई। और आदरणीय NS पुराणिक जी, जो बाबा जी के पुराने जुड़े हुए साथी थे, उनकी बहू ज्योति पुराणिक जी, उन्होंने जिम्मेदारी लिया कि पूरे साहित्य को छपने के बाद संभालने की जिम्मेदारी और पूरे देश में वितरण की जिम्मेदारी वो NS पुराणिक जी के परिवार में लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वयं स्फूर्त विधि से एक एक परिवार अपनी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़ता चला गया। इस क्रम में जो सुखद बात निकल के आई कि 6 महीने का अध्ययन शिविर की शुरुआत हो गई और पहला 6 महीने का अध्ययन शिविर 15 जुलाई 2009 से 20 जनवरी 2010 को तय हुआ। इस अध्ययन शिविर को करने के बाद हमारा उत्साह ये भी बना, क्योंकि तब तक पुस्तकें भी उपलब्ध लगभग होना शुरू हो रही थी। तो फिर यही अध्ययन शिविर 1 वर्षीय अध्ययन शिविर के रूप में बदला, क्योंकि 6 महीने के लिए सबकी स्थितियाँ नहीं थी कि लगभग सब कुछ छोड़ के 6 महीने के लिए आ जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि हर महीने 10 दिन आना हमारे लिए अनुकूल होगा, तो 1 वर्षीय अध्ययन हर महीने 10 दिन। फिर ये भी स्थितियाँ निकल के आई, जो लोग जॉब्स में हैं, कॉर्पोरेट्स में हैं, उन्होंने कहा कि हर महीने 10 दिन निकलना भी संभव नहीं है, क्योंकि आना जाना और सब मिला के। तो फिर ये हुआ कि हर 2 महीने में 10 दिन और 2 साल। तो 3 तरह के अध्ययन शिविर अभ्युदय संस्थान में शुरू हो गए। 6 महीने लगातार आवासीय वहीं रह के, 1 वर्ष में हर महीने 10 दिन के लिए आना, एक वर्ष चला और फिर 2 वर्ष के लिए भी चला, जिसमें कि हर 2 महीने में 10 दिन के लिए आने का दौर चलता रहा। इसी बीच में अभ्युदय संस्थान के साथियों के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अन्य भागों में शिविर होते रहे। मुंबई में भी एक सुखद संयोग रहा। हमारे मित्र महेंद्र भाई, जो अभी कनाडा में हैं और जो अपनी एक शेप करके एजुकेशन के बारे में, दर्शन की रोशनी में एजुकेशन के स्वरूप पे आजकल काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वो उस समय मुंबई में थे और मुंबई में रहते हुए उस संस्थान का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, एक बड़ा संस्थान KG सोमैया इंस्टीट्यूट, जो जहाँ लगभग काफ़ी बड़ा कैंपस है और मुंबई में काफ़ी जाना माना नाम है। उस कैंपस में वो जॉब में थे और उस कैंपस में शांतिलाल सोमैया जी, जो उनके कर्ता धर्ता थे, उनसे बात हुई और उनको दर्शन अच्छा लगा। उनके माध्यम से दर्शन इंट्रोड्यूस हुआ
तो लगभग उनकी सारी फैकल्टी के डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स और हायर इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स अभ्युदय संस्थान अछूती में आए और यहाँ रह के उन्होंने पूरा शिविर संपन्न किया। आदरणीय बाबा जी ने भी एक कमरे में बैठ के टीवी पे वो पूरा शिविर देखा और जिस तरह से बाबा जी हर छोटी छोटी गतिविधि में, हर छोटी छोटी चीज़ों को अपना देखते भी थे, मार्गदर्शन भी करते थे। और धीरे से KG सोमैया में भी काफ़ी सारा काम शुरू हुआ, जिसमें बाद में आदरणीय पाठक जी और सभी मित्रों ने अपना योगदान दिया। ये क्रम आगे चला है तो यहाँ से एक सुंदर स्थिति लगभग 2008 में योगेश शास्त्री जी का शेड्यूल से और स्वर्ण विधि का आना हो गया। तो जो अध्ययन शिविर और शिविरों का दौर चल रहा था उसकी जिम्मेदारी में काफ़ी बड़ी भूमिका उन्होंने ले ली। तो इस तरह से चलते चलते एक सुखद संयोग और बना। छत्तीसगढ़ में एजुकेशन में काम करते हुए आदरणीय नंद कुमार जी, जो यहाँ एजुकेशन सेक्रेटरी थे IAS, उनको 2.5 साल में जो एक कॉन्फिडेंस बना बाबा के साथ तमाम चर्चाओं को करते हुए, शिक्षा विभाग में काम को होते हुए देखकर जो कॉन्फिडेंस बना, वो महाराष्ट्र से डेपुटेशन में आए थे। महाराष्ट्र वापस जाने के बाद में वो उत्साह उनका बरकरार रहा और उन्होंने महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन में जीवन विद्या को प्रयोग करने का सोचा। और यहाँ जो उनका विश्वास बना था उसमें उन्होंने इतना तेज महाराष्ट्र में काम करना शुरू किया। तो लगभग 2010 में महाराष्ट्र में काम शुरू हुआ और लगभग देश का कोई साथी ऐसा होगा जिसको शिविर लेने की योग्यता होगी, उसका मन होगा और उसने महाराष्ट्र में जाके शिविर नहीं लिया होगा। तो लगभग 100 शिविरों के आसपास, 90 या 100 शिविरों के आसपास का एक दौर चला, जिसमें कि पूरे महाराष्ट्र में जीवन विद्या मध्य दर्शन के रूप में एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंच गया है। इस रूप में महाराष्ट्र का काम आज तक जारी है। योगेश भाई स्वर्ण जी उस काम को लगातार संभाले हुए हैं। फिर एक सुखद संयोग बना 2012-2013 में गुजरात में एक सामाजिक शुरुआत हुई और लगभग हमारे सभी मित्रों ने, सुरेंद्र पाल जी और अशोक गोपाला जी और अजय दयामा जी और लगभग सभी मित्रों ने गुजरात में भी जाके शिविर किए। तो इस क्रम में देखते हुए गुजरात एक ऐसी जगह निकली जहाँ पे कि महाराष्ट्र में जब काम हुआ तो वो शिक्षा विभाग और उससे जुड़े हुए शिक्षक और उनके परिवारों के बीच में चलता गया। गुजरात में एक ऐसा संयोग बना कि सामाजिक विधि से सारे शिविरों का ऑर्गेनाइजेशन हुआ और गुजरात का लगभग, जिसको एलीट मास हम कहते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में था, चाहे वो कुछ पॉलिटिकल सिस्टम में था या व्यापारी वर्ग के रूप में था या जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में था, एक अच्छा वर्ग संयोग से संपर्क में आया। उसके उत्साह को देखकर इस बात पर भी भरोसा हो चला कि धीरे धीरे समाज में किस तरह से मध्य दर्शन जीवन विद्या के माध्यम से जाएगा और ये काफ़ी उत्साहजनक स्थितियाँ रही। गुजरात के शिविरों में देखें तो लगभग सुरेंद्र पाल जी, सुरेंद्र पाठक जी, अजय जैन भाई, अशोक भाई, बाल मुकुंद भाई, सारन भाई, राकेश गुप्ता जी और श्रवण कुमार, ये इन लोगों ने गुजरात में भी काम किया। और जब इसके अगले चरण में एक सुखद संयोग और बना, 2010 से ही मनीष सिसोदिया जी अपने सामाजिक कार्यक्रम और सामाजिक आंदोलन के दौरान किसी एक शिविर में आए और उनको काफ़ी अच्छा लगा। उनको ये बात भी स्वीकार हुआ कि RTI के रूप में जो कुछ भी काम वो लोग कर रहे हैं वो एक टाट में पैबंद जैसा काम है, रिपेयर मेंटेनेंस जैसा काम है, कोई स्थायी काम नहीं है। दर्शन के रूप में जो बात सामने आ रही है तो मूलतः मानव में चेतना परिवर्तन हुए बिना, चेतना विकास हुए बिना कोई स्थायी परिवर्तन समाज में होगा नहीं। इसके लिए उन्होंने बहुत गंभीरता से इसको समझने का प्रयास किया। तो लगभग 2000, मुझको लगता है कि शायद 10 से लेके 12-13 तक वो काफ़ी इंटेंसिवली इसमें लगे रहे। कुछ समय आगे पीछे हो सकता है। 2007 से शायद वो शुरू हो गए थे और 2010-11-12 तक लगे रहे। उसके बाद जो भी आगे की स्थितियां हैं वो हम सबको परिचित है। 2015 में सरकार आई और 2015 के बाद से दिल्ली में बाबा जी के मार्गदर्शन में आदरणीय बाबा जी ने मनीष भाई को एक जिम्मेदारी दी, दिल्ली का मानवीकरण तुम्हारी जिम्मेदारी है। मनीष भाई ने इसको स्वीकारा और एक बहुत सुखद बात उन्होंने ये चर्चा में लाया कि अभी तक देखा जाए तो बिजली, सड़क, पानी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पे सरकारें आती हैं जाती हैं। क्या कभी हमारे देश में ऐसी स्थिति आ सकती है कि शिक्षा के नाम पे सरकार आए, कोई राजनीतिक पार्टी ये कहे कि हम एक सही शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और माँ बाप को ये बात पहुँच सके और माँ बाप अच्छी शिक्षा देंगे इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर सके। जिस दिन हमारी राजनीति में शिक्षा एक मुद्दा बन जाएगा उस दिन शायद हमारे वोटर्स का भी सोचने समझने की स्थितियाँ और हमारे देश की भी राजनीतिक स्थितियाँ की बदलने का एक शुरुआत हो सकता है। जब पहली बार ये विचार सुना था उसमें विचार थोड़ा सा
ऐसा लगा था कि कैसे हो पाएगा, लेकिन पिछले सालों में हमने ये भी देखा कि कम से कम दिल्ली में ये संभव हो पाया कि शिक्षा के नाम पे जो कुछ भी हुआ, घर्षण का भी उसमें रेफरेंस जितना भी जा पाया, लेकिन एक दिल्ली में समाज के एनसीआर, पूरे एनसीआर में और दिल्ली में जीवन विद्या शिक्षा के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव है। और हैप्पीनेस कैरिकुलम के रूप में जो भी पूरे विश्व में एक मैसेज किया, और बहुत सारे विश्व की अलग अलग गवर्नमेंट्स ने दिल्ली में आके विजिट किया, तो दिल्ली के हैप्पीनेस कैरिकुलम का जो बेस है वो मध्य दर्शन से ली गई हैप्पीनेस की समझ है, वो फ्रेम पूरा मध्य दर्शन से लिया गया है। और दिल्ली के 50,000 में से 25,000 शिक्षकों को जीवन विद्या शिविरों से 8 दिन के शिविर, 3 दिन के शिविर और छोटे समूह में, बड़े समूह में शिविरों के रूप में किया गया। इन सभी शिविरों में लगभग देश के सभी प्रमुखों ने अपना खूब जितना कर सकते थे उससे बहुत अधिक योगदान किया। तो संजीव चोपड़ा जी, श्रवण शुक्ला जी, राकेश गुप्ता जी से लेके जितने नाम मैंने पहले लिए हैं सभी इसमें शामिल रहे। अभिभावक विद्यालय की टीम ने विशेष रूप से स्कूली शिक्षा दिल्ली को एक बढ़िया मार्गदर्शन दिया, जिसकी कृतज्ञता उनसे व्यक्त होती रहती है। और लगातार ये लोग आज भी आपस में संपर्क में हैं और आगे इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में 2016 से फिर से गुजरात में जो 12-13 में एक बार काम शुरू होकर थोड़ा सा रुका था, फिर 2016 से फिर शुरू हुआ समाज में। और आत्मीय राजकोट में एक आत्मीय यूनिवर्सिटी है, वहाँ काफ़ी इंटेंसिवली काम शुरू हुआ। सभी मित्रों का योगदान इन सभी कामों में बना रहा। इसी सफ़र में जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, तो रायपुर में 2011 में अभिभावक विद्यालय की शुरुआत हो गई, अछोटी में 2016 में अभिभावक विद्यालय की शुरुआत हो गई, और अभी ये शिक्षा अछोटी में कक्षा 1 से 8 तक संचालित किया जा रहा है और रायपुर में 1 से 5 तक संचालित किया जा रहा है। जिस तरह से ये अपेक्षा थी कि विद्यालय में उपकार विधि से शिक्षक काम करें, तो शुरू में ये सब बातें मुश्किल लगती थी, लेकिन जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ा, आज हम रायपुर में देखते हैं कि शिक्षकों की भी कमी नहीं है। तमाम क्वालिफाइड बहनें, तमाम अच्छे परिवारों की बहनें धीरे धीरे बच्चों की शिक्षा में रुचि ले रही हैं। और ये धीरे धीरे बाबा जी के मार्गदर्शन में जो स्पष्टता बनी है, 1 से 5 तक के विद्यालय के बारे में बहुत अच्छी स्थिति बन गई है। 6 से 8 में भी काम जारी है और आगे भी धीरे धीरे बाबा जी के मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी को लेके भी बीजारोपण हो गया है। आने वाले कुछ सालों में उसका भी कोई स्वरूप दिखाई देगा। तो इस रूप में देखते हैं तो बाबा जी ने अपने रहते रहते एक प्राइमरी शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी तक का बीजारोपण कर दिया। और इस क्रम में जो आगे संभावनाएं दिखाई देती हैं, उसमें दिल्ली में एक संभावना बन रही है कि दिल्ली का एक अपना नया बोर्ड होगा, जिसमें किस हद तक दर्शन की रोशनी होगी आने वाले समय में पता चलेगा। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट कोर्स इन हैप्पीनेस लॉन्च करने जा रहा है। हो सकता है इसी नवंबर 2020 से वो शुरू हो जाए, क्योंकि दर्शन की रोशनी में होगा। और नेपाल में कुछ संभावनाएं बनी हैं, आने वाले 2-3 साल में और स्पष्टता के साथ पता चलेगा। तो इस रूप में देखते हैं तो काफ़ी सुंदर और एक सुखद स्थितियाँ बन रही हैं। आदरणीय बाबा जी के द्वारा ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ में आती थी कि वो अभियान को 2001 से मानते हैं। यदि 2001 से लेकर 2020 तक के सफ़र को देखें तो तमाम सरकारों में, कुछ सरकारों में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ स्कूल्स में, कुछ कहीं कहीं समाजों में दर्शन का जीवन विद्या शिविरों के माध्यम से बीजारोपण हुआ। ये एक अच्छी स्थिति बन गई है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अच्छे प्रयोग किए, उनके बहुत सारे अच्छे निष्कर्ष आ रहे हैं इस रूप में। और कोरोना काल आने के बाद ये 1 साल के कोरोना काल में जो एक सुखद स्थितियाँ बनी कि अध्ययन का, जो भी हमारे सारे मित्र थे उन्हें परिवारों में अध्ययन करने और कराने का एक स्वरूप शुरू किया, ये काफ़ी एक मजबूती की स्थिति आई। और बल्कि कोरोना काल में ऐसा लग रहा था कि संपर्क आपस में नहीं बनेगा, तो लेकिन इस बीच में जो एक गहराई आई है, ऐसा लगता है कि कोरोना काल का पूरा फायदा सभी परिवारों ने और अभियान को मिला है। आगे मैं सोचता हूँ कि शायद 2020 के बाद अब 2001 से लेकर 20 साल का सफ़र रहा, जिसमें कि फाउंडेशनल काम हो गया, नींव रखने का काम हो गया। मुझको लगता है कि 2020 के बाद अब इमारत खड़ी करने का, इमारत बुलंद होने का समय शुरू होता है। और यहाँ अब सारे हमारे मित्र भी, मुझको लगता है कि ऐसे तमाम मित्र हैं जो बाबा के साथ 10, 20, 15 साल रहे हैं, और हम सबकी भी काम करके एक मेच्योरिटी बढ़ी है, अपने आप में एक स्थिरता आ रही है, और आगे के लिए हम बहुत आशान्वित हैं कि हम बहुत बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। नमस्ते, सभी को नमस्ते। अपने से सभी वरिष्ठ जनों की श्रेष्ठता को नमन करती हूँ।
अपने से छोटों को स्नेह भरा प्यार और आप सबके सामने प्रस्तुत होकर हमेशा गौरवान्वित होते हैं। खूब खूब अच्छे भाव के साथ आज अभ्युदय संस्थान की प्रस्तुतियां हैं और इसी क्रम में मुझे कहा गया है कि अभ्युदय संस्थान और उससे मिश्रित अभिभावक विद्यालय चेतना विकास मूल्य शिक्षा के बारे में मैं अपनी बात रखूं। मुझे विषय तो यही मिला है, लेकिन जब मैं ये सोचने गई कि मैं क्या बोलूंगी तो मेरे अंदर बहुत सारी पुरानी स्मृतियां उमड़ घुमड़ के आने लगी और मुझे लगा कि उसको कहे बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि वो बातों को कहने का अवसर हर बार नहीं हो पाता है। हर बार कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कि हमको उस पर ही फोकस करना होता है। पर अभ्युदय संस्थान की नींव के पीछे बहुत सारे ऐसे नाम, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए और शायद यही मानवीय इतिहास भी होगा और यही मानव का यश गान है, ऐसा मैं देख पाती हूँ। अभ्युदय संस्थान नामकरण ही इतना सुंदर है, सर्वतोमुखी समाधान का केंद्र जो मानव की गरिमा को बढ़ाता है। तो अभ्युदय संस्थान से जुड़ी जब अपनी यात्रा को देखती हूँ तो उसकी पृष्ठभूमि में बहुत सी सुंदर यादें मेरे अंदर आ रही है जो मैं आप सबके सामने शेयर करती हूँ। बहुत से लोगों का प्रयास है जो एक एक सीढ़ी का काम किया है जिस पर चढ़कर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और उन सबको जोड़ने वाला जो एक मजबूत ब्रिज जिसको हम बोलेंगे, और अभ्युदय संस्थान की एक जो नींव में सबसे बड़ी शिला है वो है आदरणीय श्री राजन महाराज जी। राजन महाराज जी के प्रति भाव तो हमेशा बने हुए हैं, पर भाषा रूप में व्यक्त कर रही हूँ आज मैं अपनी बात कि उनका हमारे से जो मिलन हुआ सबसे पहला वो इसी घर के उद्घाटन सत्र में अंजनी भैया लेके आए थे कि ये मेरी बहन का घर है और आज उसकी ओपनिंग हुई है तो महाराज जी चलते हैं। और महाराज जी आए, उस दिन तो थोड़ी देर बैठे, लेकिन बस मुझे लगता है कि शायद यही एक छोटी छोटी अवसर होते हैं जब शायद कोई संबंध की पहचान हो जाती है और उसमें निरंतरता आ जाती है। तो बस तब से लेकर 10 वर्ष तक महाराज जी इसी घर में रहे, हमारे साथ ही रहे और ये घर एक छोटा सा संस्थान बन गया था, क्योंकि बाबा महाराज जी के पास बहुत छोटे छोटे गांव से लोग आते थे और उनका जो एक बताने का तरीका था, उनकी जो एक अभिव्यक्ति होती थी कि वो किसी को भी अपना बना लेते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना बढ़ता गया। इस बीच में जैसे मैं विपश्यना से जुड़ी हुई थी, जैन संप्रदाय में परिवार में शादी हुई है, तो मैं ये देखती थी कि ये परिवार, इस घर में कैसा माहौल था कि विपश्यना के लोग भी आ रहे हैं, जैन संप्रदाय के लोग भी आ रहे हैं, गायत्री परिवार के लोग भी आ रहे हैं, जीवन विद्या भी चल रही है, हवन यज्ञ भी चल रहा है और अंजनी भैया तो एक बार हमारा जैन उपवास भी कर लिए थे 8 दिन का। और इतना सुंदर तालमेल और इतना उत्सव भरा वातावरण इस घर में रहा कि यदि आज मैं कहूँ कि मैं जो इतनी प्रसन्न रहती हूँ उसके पीछे वो सारा वातावरण जो मुझे उपलब्ध हुआ। तो ये सब चीजें बहुत सुंदर निकली और शुरू में महाराज जी के मुंह से ही हम लोग मानव के बारे में सुने, मतलब मानव की परिभाषा, मानव के बारे में चर्चा भी की जा सकती है, ये भी उससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो पहली बार हम बार बार मानव के बारे में बाबा जी के साथ से सुनते थे और छत्तीसगढ़ में गांव में महाराज जी का प्रभाव क्षेत्र था जबरदस्त। मतलब उनका जो देवी भागवत करना और उनका जो लोगों से मिलना, ये अपने आप में आकर्षित करने वाला था और इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर उस रूप में भी आते थे। और वहीं दूसरी तरफ एक और पैरेलल संस्थान बनता चला गया, वो था अंजनी भैया का घर, जहाँ पर बाबा जी का आना शुरू हुआ। तो रायपुर में सबसे पहले बाबा जी पौराणिक बाबू जी के घर आते थे। हमारा कोई परिचय नहीं था, मैं जानती भी नहीं थी, मानती भी नहीं थी, पर अंजनी भैया को शायद हम सबका, अगर हम बोले कि अंजनी भैया ने पहचान की है दिव्य मानव की, महापुरुषों की, और वो हम सबसे मिलाते थे। तो अंजनी भैया महाराज जी को, बाबा जी को पौराणिक बाबू जी के घर से अपने घर लेके जाते थे जब भी वो वहां आते थे।
तो इस बीच वो यहाँ भी लेके आते थे। मतलब अंजनी भैया की एक बात थी कि चलो ये मेरी बहन का घर है, मतलब वो बाबा जी को यहाँ भी लेके आते थे, और मुझे याद है स्कूटर में लेके आए थे। तो इस प्रकार से बाबा जी का यहाँ घर आना होता था। महाराज जी यहाँ रहते ही थे। तो बाबा जी जो भी बोलते थे वो बहुत हमको समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनकी भाषा उस समय पूरी हिंदी नहीं हुई थी, पर महाराज जी उन बातों को हमको समझाते थे। तो हमारा जो समझने का एक जो था वो महाराज जी के साथ ही था। पर हम बाबा जी के पास बैठते, उनको भोजन कराते, और खूब बढ़िया से हमारा ये दौर चलता रहा। उसी समय ऐसा हुआ कि इधर तो बाबा जी को का आना अंजनी भैया के घर शुरू हुआ, और इधर महाराज जी का एक सिलसिला शुरू हुआ। उसी दौरान डॉक्टर ओम तिवारी भी जो महाराज जी को भी जानते थे और जीवन विद्या को समझने लगे, और काफी निष्ठा के साथ उन्होंने विद्या को समझा। और अंजनी भैया के घर में पहली बार मैं ओम तिवारी भैया जी से ही जीवन विद्या सुनी थी। कोई बोर्ड चौक कुछ नहीं था, बस वो बैठ के विद्या के बारे में बताते थे। और डॉक्टर ओम तिवारी भैया ने ही आयुर्वेद को, मतलब एक हॉलिस्टिक चिकित्सा को मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में विदेश में प्रस्तुत किया। तो पहली बार यदि जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन बाहर गई तो डॉक्टर ओम तिवारी के माध्यम से गई, और इस प्रकार से। और ओम भैया का मेरे घर भी आना जाना रहा, क्योंकि बाबा महाराज जी के अनन्य भक्त थे। तो घर का माहौल कैसा था कि महाराज जी, डॉक्टर ओम तिवारी भैया, अर्चना दीदी जो अभी कानपुर में है, और हम सब बैठे होते। और महाराज जी बार बार धीरेन से कहते थे कि धीरेन अपने को एक खटारा मानव रिपेयरिंग शॉप खोलना है। मतलब वो जो महाराज बाबा जी से जो मानव के बारे में सुनते थे, तो उसमें महाराज जी हमको कैसे कन्वे करते थे कि अपने को एक रिपेयरिंग शॉप खोलना है, जहाँ पर मानव को ठीक किया जाए, जहाँ जो भी बिगड़े हुए दुखी परिवार समस्या से ग्रस्त मानव है वो आए, अपन उनकी भोजन कराए, उनकी सेवा करें, उनको प्राकृतिक चिकित्सा दें, आयुर्वेद औषधि दें, और जीवन विद्या का शिविर कराए। तो ऐसा एक माहौल सा बाबा जी महाराज जी ने बनाया था। तो ये जो महाराज जी की बातें थी वो धीरेन के घर मन में एकदम घर कर गई कि अब बस मुझे यही करना है। मतलब एक संकल्प उनके अंदर आया, और उसी समय संयोग से ऐसा हुआ कि व्यापार में भी, बिजनेस में भी उनकी एक तरक्की होने लगी। ये घर जब से हम इस घर में आए, उसके पहले हम बहुत सामान्य तरीके से किराए के मकान में रहते थे, और बहुत सामान्य था काम। लेकिन बस यहाँ आने के बाद ऐसा हुआ कि एक काम में भी एक वो आया, और उसके बाद बस उन्होंने अपना सारा तन मन धन इन्हीं चीजों में लगा दिया कि बस अब मुझे यही काम करना है। तो सबसे पहले VIP बना, और उसको बनाकर उन्होंने मुझे कहा कि तू यहाँ पर बच्चों को ध्यान सिखाना, और मैं बच्चों को भोजन कराऊंगा। मतलब उनको बस एक ही टारगेट रहता था कि मेरे को बस सबको खुश करना है। तो बिना दबाव मुक्त अपन एक वातावरण बनाएंगे जहाँ पर तू ध्यान सिखाना, और मैं यहाँ पर बच्चों को भोजन कराऊंगा। तो सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, सारी व्यवस्था करते थे। मतलब करने वाले थे लेकिन हर चीज में उनका नेतृत्व इस तरह से रहता था। तो इस प्रकार सत्यम बाल संस्थान, जहाँ पर 10 वर्षों में जितने भी बच्चों ने ध्यान किया वो सब निःशुल्क शिविर हुए, और इस तरह से धीरेन ने अपनी पूरी मन की वहाँ पर इच्छा पूरी की, कैसे मैं सबको खुश करूं, और साथ में अपने मित्रों को, संबंधियों को, सबको लेकर आते थे वहाँ पर। तो ये अपना उनका एक जीने का तरीका था, ठाठ था उनका जीने। तो इस प्रकार से ये चला। और दूसरी तरफ डॉक्टर ओम तिवारी भैया के सुपरविजन में एक आयुर्वेद शाला खोले यहाँ। मतलब उनको एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे अंजनी भैया को पहचान थी कि उन्होंने बाबा जी महाराज जी को सबको पहचाना, वैसे ही धीरेन के अंदर एक पहचान थी अच्छे मानव को पहचानने की। तो वो अंजनी भैया, BR भैया, सोम भैया और हम 3-4 लोगों से वो बहुत प्रभावित थे। इस रूप में प्रभावित थे कि तुम लोग काम करो बस, और बाकी छोड़ दो, कुछ चिंता नहीं करना। मतलब वो अंजनी भैया, सोम भैया और मेरे से यही कहते थे कि बस तुम लोग लगे रहो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। BR भैया को बहुत श्रेष्ठता के रूप में पहचानते थे। उसके पीछे की भी एक छोटी सी बात है कि एक बार धीरेन के मित्र को नगर निगम से कुछ काम हुआ, उनके पास कोई नोटिस आई और उनको जाना था।
तो वो धीरेन को साथ लेके गए। तो वहाँ पर जो ऑफिसर थे वो थे BR भैया जी। तो वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई और फिर BR भैया को ये कुछ देने लगे। तो BR भैया बोले कि जाके गायत्री मंदिर में दे के आओ और उसकी रसीद लाके यहाँ जमा करो। तो ये चीज उनको बहुत प्रभावित की और तब से लेके मतलब हमेशा BR भैया को उन्होंने अपने सलाहकार के रूप में स्वीकारा और इस प्रकार श्रेष्ठता के रूप में BR भैया की इच्छा भी उनके अंदर हमेशा बनी रही। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें होती रही। इधर बाबा जी अंजनी भैया के घर आना शुरू हो गए और धीरे धीरे जीवन विद्या शिविर घर में ही होने लगा भैया के। और उसी दौरान रण सिंह भैया का आना, गणेश बागड़िया जी का आना, ये निरंतर होता रहा और अंजनी भैया के घर में ही शिविर चलते रहे। वहीं पर सब भाभी जी लोग मिलके भोजन बनाते, सब मिलके भोजन करते और मित्रों को, संबंधियों को पकड़ पकड़ के लाते थे हम सब और इस तरह से शिविर होने लगे। तो एक दो पैरेलल धारा चलने लगे और उसी बीच आईवारा में जहाँ पर राजन महाराज जी का घर है गायत्री शक्तिपीठ बना और उसके उद्घाटन सत्र में डॉक्टर सत्या जी आए थे। तो पहली बार जीवन विद्या का प्रबोधन ऐसे सभा रूप में हुआ, बाहर बड़े रूप में। तो मैंने पहली बार डॉक्टर सत्या जी को वहां सुना था। उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, उनका शरीर शांत हुआ फिर। और धीरे धीरे अब गणेश बागड़िया भैया जी का शिविर सत्यम बाल संस्थान में होना शुरू हुआ। तो इस प्रकार रायपुर में सत्यम बाल संस्थान में लगातार गणेश भैया जी के शिविर होने लगे और हर शिविर में 80, 90, 100 लोग आते थे और एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर बनने लगा। उसके पहले गणेश भैया जी का एक दो शिविर गायत्री प्रज्ञापीठ आवरी में हुआ। तो यहाँ पर अर्चना दीदी का जिक्र करना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि हम सबको जो एक स्थान मिला वो था चारामा के पास आवरी में प्रज्ञापीठ, गायत्री प्रज्ञापीठ, जिसको पूरी तरह से अर्चना दीदी ही देखती थी और बहुत सुंदर उनका पूरा ग्रुप था जहाँ जाकर हम सबको बहुत सुकून मिलता था। और मुझे याद है कि बाबा जी ने जो जीवन विद्या एक परिचय बुक लिखी हुई है उसका पूरा प्रबोधन आवरी आश्रम में ही किया था और उसकी रिकॉर्डिंग को ही जीवन विद्या एक परिचय बुक के रूप में लिखा गया है। अब शिविरों का श्रृंखला शुरू हो चुका था और लगातार गणेश भैया के शिविर होने लग गए थे। इसी दौरान अभ्युदय संस्थान की जमीन महाराज जी के मार्गदर्शन में ली गई और महाराज जी के मार्गदर्शन में ही वहां पर कहाँ क्या बनेगा ये सब चीजें उन्होंने ही निश्चित किया। और हर बिल्डिंग के शुरू होने के पहले वो भूमि पूजन कराते थे। मतलब उस समय हमारे उत्सव के यही आधार थे क्योंकि उस समय और कोई माहौल नहीं बना था। तो हर समय भूमि पूजन के समय हम सब मतलब ये जो सब कुछ परिवार, कुछ लोग हम इकट्ठे हो गए थे, भोजन बना के ले जाते, वहां पर सब मिलके भोजन करते। तो उसमें जैसे अंजनी भैया का पूरा परिवार, BR भैया, सोम भैया, अनिल राठौर भैया, कल्पेश भैया और हम लोग, इस तरह से हम सब, और मंजीत भैया साथ में थे ही, हम सब मिलकर वहां पर उत्सव मनाते थे। अभ्युदय संस्थान जब शुरू हुआ तो चारों तरफ वीराना था। तो सबसे पहले वहां पर जो रहने की हिम्मत की वो अंजनी भैया, मीना भाभी जी, मंजीत भैया, डॉली भाभी जी और राजन महाराज जी का एक रूम वहां बना। तो इस प्रकार से अभ्युदय संस्थान की शुरुआत हुई और हम सब लोग, सोम भैया भी रायपुर में ही रहते थे, अनिल राठौर भैया भी, कल्पेश भैया भी, हम भी, और हम सब रोज जाते थे। उसमें रोज जाने में सोम भैया जी का तो निरंतर रहा, अनिल भैया, सोम भैया का तो मेरा रोज नहीं होता था, पर महाराज जी जब जब वहां रहते थे तो वहां जाते थे और जब घर में रहते थे तो हम घर में रहते थे। तो ये जो उन दिनों अभ्युदय संस्थान कैसे प्रसिद्ध हुआ ये भी अपने आप में एक सुंदर बात है कि शिविर तो होते नहीं थे वहां पर क्योंकि वहां पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, शिविर रायपुर में ही होते थे। उन दिनों संकेत भी नए नए प्रयोग करते थे। एक तो अनिल राठौर भैया, कल्पेश भैया गौशाला खोले, तो गौशाला के लिए लोग वहां पर देखने आते थे, देसी गाय को देखने आते थे और गौशाला के नाम पर अभ्युदय संस्थान प्रसिद्ध हुआ। दूसरी प्रसिद्धि संकेत भैया के कारण है, वो नए नए प्रयोग करते थे। जैसे गोबर गैस प्लांट लगा, अब गोबर गैस प्लांट लगा तो गोबर गैस को सिलेंडर में भरना, तो जिस समय उन्होंने गोबर गैस को सिलेंडर में भरा वो चीज अखबार में आ गई और लोग देखने जाने लगे।
फिर उस सिलेंडर से संकेत भैया ने गाड़ी चलाई, ये अखबार में आ गए, तो फिर लोग अभ्युदय संस्थान जाने लगे। तो अभ्युदय संस्थान में जो रायपुर से जाना आना हुआ वो इन दो माध्यमों से हुआ, एक तो संकेत भैया के नए नए प्रयोग और एक ये गौशाला, और एक कल्पेश भैया, अनिल भैया, मंजीत भैया, संकेत भैया, मतलब देखा जाए तो यही 3-4 लोग थे जो बहुत प्रयोग करते थे। मतलब वो जैविक खेती में भी प्रयोग करते थे, ईंधन में प्रयोग करते थे और गौशाला में प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये सारे कारवां बढ़ता गया और इधर शिविरों का श्रृंखला चलने से धीरे धीरे शिविरों का वो बढ़ता गया। तो अब अभ्युदय संस्थान में शिविर भी लगने लगे और धीरे से एनआईटी के स्टूडेंट वहाँ आए। उसको अपन बोल सकते हैं कि एक बड़ा काम वहाँ पर जो शुरू हुआ वो था इंजीनियरिंग कॉलेज के बैच का आना। तो उस समय सोम भैया और अंजलि भैया ने कमर तोड़ मेहनत की थी। मतलब मैं सिर्फ इन सब चीजों की दृष्टा हूँ, मैं उस समय तक कुछ भी भागीदारी मेरी नहीं थी, पर मैं इन हर एक पल की दृष्टा रही हूँ कि अंजलि भैया और सोम भैया ने उस दौरान जो कमर तोड़ मेहनत की है। सोम भैया लगातार शिविर लेते थे और अंजलि भैया तो जैसे माता पिता का एक संयुक्त रूप, मतलब उनके अंदर मातृत्व भी उतना ही भरा हुआ था, पोषण का भाग भी उतना ही भरा हुआ था और संरक्षण का भी। तो ममता और वात्सल्य मूल्य की एक अद्भुत कृति अंजलि भैया। तो उनके कारण कुछ लोग उनसे आकर्षित होकर आते थे और शिविर करते थे, कुछ लोग सोम भैया से आकर्षित होकर आते थे और अंजलि भैया से तृप्त होते थे। तो इस प्रकार से अभ्युदय संस्थान चला और इधर काफी कुछ चीजें थोड़ी वो हुई कि 2007 में धीरेन का शरीर शांत हुआ और मेरा फिर पूरी तरह से विद्या की और ट्रांसफर हुआ। और मैं 2008 से, है ना, मतलब जब बाबा जी पहली बार धीरेन के जाने के बाद घर आए तो बाबा जी ने मुझसे एक ही बात कही कि बेटा उपकार करो, और मानव व्यवहार दर्शन मुझे दिया कि इसे पढ़ो। और पहली बार मैं वांग्मय को पढ़ पाई। उसके पहले भी मेरे को राजन महाराज जी बहुत बार वांग्मय बुक्स दिए थे, मेरे को सप्रेम भेंट करके लिखा हुआ भी है महाराज जी के नाम से, लेकिन मैं कभी नहीं पढ़ पाई थी। पर बाबा जी ने जब मुझे दिया तो मैंने बहुत तत्परता से, तन्मयता से वांग्मय को पढ़ा। और 2008 से मैं 2007 अक्टूबर में धीरेन गए और 2008 से मैं निरंतर अभ्युदय संस्थान जाने लग गई। तो 2008 जनवरी में वहाँ पर अध्ययन शिविर की शुरुआत हुई। तो मुझे याद है कि सुबह सुबह बाबा जी ने हम सबको बुलाया था, बीआर भैया, सोम भैया, मैं वहाँ पर, अंजलि भैया, मंजीत भैया, सबके ही हम सबको बुला के अंजलि भैया के घर में कहा कि बेटा अब ये अभियान रुकना नहीं चाहिए, अब चाहे तुम्हारा घर बिक जाए पर अब ये अध्ययन रुकना नहीं चाहिए, ऐसा बाबा जी ने कहा। और अध्ययन शिविर की शुरुआत हुई और मैंने भी पहला अध्ययन शिविर तभी किया था। इस प्रकार हम सब आगे बढ़ते गए, शिविर होते गए। रायपुर में बहनों का शिविर पैरेलल चल ही रहे थे। रायपुर में महिलाओं के शिविर चलने से महिलाओं की संख्या बढ़ती गई। तो बाबा जी जब छुट्टी आते थे 10 दिन के लिए, तो एक दिन अब वो मेरे घर भी आने लगे थे और महिलाओं को संबोधित करते थे। धीरे धीरे बहनों की पवित्रता, बहनों के अच्छापन, उनकी जिज्ञासाओं को देखकर बाबा जी 3 दिन मेरे घर आने का शुरू किए। और उस 3 दिन में यहाँ का जो एक वातावरण था मेरे घर का, मतलब मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरी प्रसन्नता के पीछे कितना कुछ अंदर है ना। तब मैं आज प्रसन्न और फुलफिल जो दिखती हूँ, उसके पीछे का जो एक है भाग, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि वो 3 दिन हमारे लिए इतना उत्साह होता था कि 10 से 5 बहनों के साथ बाबा जी संबोधित करते थे। तब हम सब वैसे बैठते थे, पर बाकी टाइम में यहाँ रायपुर के जितने भी परिवार थे वो सब यहीं पर आ जाते थे। हम सब एक साथ भोजन करते और बाबा जी के साथ खूब सत्संग होता था। मतलब सिर्फ वांग्मय की, सिर्फ दर्शन की बात नहीं, बाबा जी अपनी बहुत सारी बातें हम सबको बताते थे और एक बहुत सुंदर वातावरण उस समय हमको मिला।
बहुत पुण्यशाली जीवन है हम सब। ऐसा बार बार अब लगता है, क्योंकि जैसे जैसे दर्शन समझ में आ रहा है वैसे वैसे बाबा जी समझ में आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम किस व्यक्ति के साथ जीते थे। ये चीज शायद बाबा जी थे तब मैं नहीं समझ पाई थी, पर अब हर दिन मुझे लगता है कि हम किनके सामने बैठ के बात करते थे, हम किन से सुनते थे। और ये मेरे लिए सचमुच में बहुत एकदम इस शरीर यात्रा को जैसे पूरा हो गया है। अब चाहे कुछ हो जाए, पर एक अपार तृप्ति देता है कि बाबा जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। तो इसी दौरान बस ये सब चलते चलते में सभी बहनों के इतने बड़े समूह को देखते हुए, जब बाबा जी एक बार घर पर ही प्रबोधित कर रहे थे, तो मैंने कहा कि बाबा जी वीआईपी में अपन विद्यालय खोलें क्या। तो बाबा जी ने तुरंत कहा ये तो होना ही था बेटा, क्योंकि बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि ये जगह विद्यालय की है, पर उस समय शायद सुन नहीं पाए थे हम, क्योंकि उस समय में विपश्यना में ज्यादा मेरा मन लगा हुआ था। तो तुरंत बाबा जी ने कहा ये तो होना ही था बेटा। और बस ऐसे लग रहा था जैसे बाबा जी वेट कर रहे थे कि कब मैं बोलूं। तो जैसे ही मैंने कहा, तुरंत उन्होंने, अंजनी भी बाजू में बैठे थे, कहा चलो आज शाम को सब वीआईपी चलते हैं। और 4 गाड़ी भर के गई। और बाबा जी ने देखा कि बस 2 रूम है, हॉल है, सब कुछ है, तो अब शुरू करो। तो इस तरह से अब शुरू हुआ विद्यालय की बातें। तो अब एक दिन बाबा जी विद्यालय जाने लगे और हम सब मिलकर वहां पर इकट्ठे होने लगे। तब सबसे पहले जो बाबा जी का मार्गदर्शन था कि वो था कि तुम इतने योग्य हो कि बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम सब ने कहा कि बाबा जी हमारा तो अध्ययन भी नहीं हुआ है, अभी तो हम समझे भी नहीं है। तब बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, बच्चों को समझाने जितने योग्य हो तो शुरू करो। और फिर कहा कि मान्यता लेकर ही शुरू करना है, बिना मान्यता के विद्यालय शुरू मत करना। बहुत सुंदर बात जो बाबा जी ने कही थी। सच में आज लगता है कि शायद कई चीजों में हम बाबा जी को सुन नहीं पाए शायद। तो जहां भी असफलता दिखती है वहां पता चलता है कि कहाँ हम नहीं सुन पाए, कहाँ सुन पाए। तब बाबा जी ने कहा कि मान्यता लेकर ही शुरू करना, अभिभावकों को धोखा मत देना। कभी भी कोई अभिभावक यहाँ से जाना चाहे तो उनको दूसरी स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। तो बस हम लोगों ने मान्यता के लिए काम शुरू किया। उसमें पूरा श्रेय अवधेश बेटा जी को जाता है, जिन्होंने पूरी मेहनत की, और उनके साथ नरेंद्र शर्मा भैया जी हमेशा लगे रहते थे। तो ये दोनों भाइयों की खूब मेहनत से हमको मान्यता मिली। और 2011 में 4 जुलाई के दिन विद्यालय शुरू हुआ। विद्यालय शुरू हुआ जीवन विद्या से जुड़े बच्चों के लिए से ही, और हम सभी बहनों ने संकल्प लिया जो विद्या के प्रति एकदम निष्ठान्वित थे। तो हम सब बहनों ने 10-15 बहनों ने ये बाबा जी के सामने एक संकल्प पत्र लिख के दिया कि हम इसमें भागीदारी करना चाहते हैं। कोई 5 दिन, कोई 3 दिन, इस प्रकार से ये काम शुरू हुआ। और एक चीज जो बाबा जी ने कही कि सिर्फ एक पुस्तक, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को पढ़ो और बचाओ, और उसी से हिंदी, गणित, विज्ञान, इंग्लिश सब निकलेगा। तो ये बात को शब्दशः हम सभी बहनों ने पकड़ कर रखा। अगर हम कहें कि हम सब बहनों के बीच में जो एक सूत्रता का मूल आधार क्या है, तो वो था बाबा जी का मार्गदर्शन, जिसको हम सब ने सहज स्वीकारा था। किसी भी प्रकार की मनमानी विद्यालय में कभी भी उस समय भी नहीं हुई, और आज भी हम देख रहे हैं कि हम उस मार्गदर्शन को ही पूरा करने में लगे हैं। तो इसमें, और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने नृत्य कहा। तो अब हमारी एक टीम तैयार हो गई। नृत्य के लिए जो शोध और जो पाठ्यक्रम तैयार किया वो पूनम बेटा जी ने किया। इंग्लिश की पूरी तैयारी चानी बहन जी के मार्गदर्शन में हुई। हिंदी की शुरुआत अनामिका बहन जी ने की, और गणित का पूरा शोध सुचित्रा बहन जी ने किया। तो इस प्रकार से लीड रोल में ये 4 बहनों ने जिम्मेदारियां ली, और हम सभी बहनें उनके मार्गदर्शन में क्लास लेती थी। अनामिका बहन जी आके बताती थी कि ये ऐसा करना है, तो हम क्लास ले लेते थे। और क्लास लेते लेते हम सभी बहनें निखरती चली गई,
और हम सबको ये समझ आने लगा कि हमको बच्चों को क्या देना है, क्योंकि बाबा जी का मार्गदर्शन बहुत स्पष्ट था, बहुत ही व्यवहारिक था। कहीं कहीं हमको लगता था कि हम थोड़ा आदर्शवाद में जाते थे, पर बाबा जी तुरंत उसको ठीक कर देते थे। तब लगता था कितना कितना सरल है, हम उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे थे। जब हम बच्चों को गेम खिलाने के लिए सोचते थे तो इतना ज्यादा सोचने लग गए थे कि हम लोगों को लगता था कि रोज कितना गेम खिलाएंगे। अब वो अपने आप में एक बर्डन होने लग गया था कि हर दिन आप 10-10 गेम को सोच के जा रहे हो, उसकी तैयारी करके जा रहे हो। तो इन सारी तैयारियां और इन सारे गेम और इन सब के लिए बहुत एनर्जी लगने लग गई थी। तब हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करें। तब हम लोग बाबा जी के पास गए और बाबा जी को बोले कि बाबा जी हम बच्चों को क्या खिलाएं। रोज रोज सोच सोच के हम लोग को लग रहा है कि हम क्या क्या खिलाएं। तब बाबा जी ने कहा कि स्वयं स्फूर्त खेलने दो, स्वयं स्फूर्त खेलने दो बच्चों को। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी जो एक है ना कि हम पता नहीं इतना ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, इतना उसमें लगे रहते हैं जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। तो एक बहुत आराम से हम किए। और बाबा जी एक्टिविटीज क्या करें, तो बच्चों से संवाद करो, बच्चों से बात करो, संबोधन पे बात करो, सहयोग पे बात करो। तो देखा जाए तो हम सब बहुत आराम से उस काम को कर पाए। यदि हम सोचते तो हम शायद बहुत ज्यादा सोचते और बहुत ज्यादा सोच तो लेते, पर वो चीज हो नहीं पाती, ये अब समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छे से स्मूथली व्यवहारिक शिक्षा का मार्गदर्शन मिला, वो जा रहा है। और अब बस लास्ट में इसको मैं पूरा करती हूँ ये बताते हुए कि आज की हमारी स्थिति क्या है कि चूंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ मान्यता प्राप्त है अपन, तो उनका जो 4 विषय है, हिंदी, गणित, ईवीएस और इंग्लिश, इन 4 विषय की पुस्तक तैयार हो रही है ताकि हम अभिभावकों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा न करें और उनके बच्चे कभी भी किसी भी स्कूल में जाना चाहे तो वो सभी विषयों में पारंगत हो। और इसके लिए एक यूसीएफ टीम बनी हुई है जिसके संरक्षण में हम चल रहे हैं और जो पूरा अभ्युदय संस्थान को खड़ा करने से लेकर आज तक जितने भी परिवार और भाई बहनों का योगदान है उन सबके साथ ही चल रहे हैं। विद्यालय से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात थी कि 2 वर्ष के बाद एक बार बाबा जी हमको बोले कि विद्यालय बंद कर दो। मतलब एकदम से हम लोग को लगा, तो बाबा जी ने कहा अध्ययन करो नहीं तो विद्यालय बंद करो। और फिर उन्होंने कहा कि यदि अध्ययन नहीं करोगे तो उखड़ जाओगे, तो अध्ययन करो। तो हम सब के लिए फिर से एक सोचनीय मुद्दा हो गया और हम सब ने सोचा कि अब अपने को अध्ययन करना ही होगा। तो उस समय 2 डिजाइन थे, 1 वर्ष का और 2 वर्ष का। तो हम सब बहनों ने तय किया कि अपन 2-3 बहन 1 वर्ष में शामिल होते हैं और इधर बाकी बहनें विद्यालय संभाल लेंगी। तो निर्णय लेके जब बाबा जी के पास गए कि बाबा जी हम अध्ययन करेंगे और इस प्रकार 1 वर्ष के अध्ययन में शामिल होंगे, तब बाबा जी बोले कि खंड खंड में अध्ययन नहीं होता है, एक साथ करो, पूरे वाङ्मय को एक साथ पढ़ो और 6 महीने का अध्ययन करो। मतलब पहली बार बाबा जी के मुंह से 6 महीने के अध्ययन की बात उसी समय हमने सुनी थी। तो उन्होंने कहा 6 महीने एक साथ करो और एक एक बच्चे को संभालना 50-50 बुजुर्गों को संभालने जैसा है। आज का हर बच्चा बागी है, जैसे हम एक बड़ा बागी था। बाबा जी ने अपना एक उदाहरण दिया कि जैसे हम एक बड़ा बागी था, तो नहीं संभाल पाओगे, अध्ययन करो और 6 महीने का करो। फिर हम सब बहनों ने मिलकर तय किया और शायद ये नियति में एक व्यवस्था थी कि कहाँ हम 1 हफ्ते के लिए भी कोई बात को इतनी जल्दी तय नहीं कर पाते हैं और कहाँ 6 महीने के अध्ययन के लिए हम में से 4 बहन तैयार हो गई कि हाँ बाबा जी हम 6 महीने का अध्ययन करेंगे। फिर हम बाबा जी से पूछे कब करें, तो बाबा जी बोले कल से करो। मतलब हम सबको लगा 4 दिन बाद दिवाली थी, धनतेरस के 1 दिन पहले की ये सारी चर्चा है। तब फिर हमने बाबा जी से कहा बाबा जी 11 तारीख से शुरू करते हैं, दिवाली भी पूरी हो जाएगी और आप रहेंगे 10 तारीख को, तो आप जब रहेंगे तब हम शुरू कर लेंगे। तो बाबा जी बोले ठीक है। फिर बाबा जी ने कहा कि संकल्प पत्र लिख के मेरे पास जमा करो। तो हमने पूछा बाबा जी संकल्प पत्र में क्या लिखना है, तो उन्होंने कहा उसमें लिखो
कि अपराध मुक्त, विरोध मुक्त एक शिक्षा हम बच्चों को देंगे और समाधान समृद्धि पूर्वक जिएंगे, अपने शिक्षा को व्यवसाय से मुक्त करेंगे। ऐसी बहुत सारी बात बाबा जी ने हमसे कही। तो फिर हम सब ने अपने अपने तरीके से पत्र लिखा और उसमें अपना साइन किया। कि साथ में बाबा जी ने कहा इसमें 2 गवाहों की साइन लो। और फिर 2 गवाहों की साइन के साथ पत्र जब बाबा जी को, मुझे एकदम याद है कि जब मैंने अपना संकल्प पत्र बाबा जी को दिया था तो बाबा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था कि बेटा बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्य की बात है कि ये काम शुरू हो रहा है। तो मैं बस ये बताना चाहती थी कि हम सभी जीवन विद्या की जो भी 3 योजनाएं हैं वो तभी सफल हो पाएंगी जब हम अध्ययन करेंगे और इस पूरे वाङ्मय को बहुत मन लगाकर पठन कर पाएंगे। और जब तक हम इस अच्छे से सुन नहीं पाएंगे तब तक वो काम उतनी जल्दी, उतनी आसानी से नहीं होगा। तो जब इतना अनुभव संपन्न व्यक्ति हमारे सामने है, अब वाङ्मय के रूप में है, तो बस मुझे लगता है कि हम सबको बस सुनने की जरूरत है। जैसे छोटे बच्चे की सुनने की क्रिया बहुत तीव्र होती है और इसीलिए उसमें शिक्षा जा पाती है। तो एक बार हम सब अपने आप को उस स्वरूप में ले आए कि मुझे कुछ नहीं पता है। अपनी सारी जानकारियों को हम एक साइड रखते हैं, अपनी सारी मान्यताओं को हम एक तरफ रखते हैं और एकदम कोरे स्लेट के जैसे बैठकर सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़ें, सुने, समझें और फिर कार्य योजना बनाएं तो हम जरूर सफल होंगे। क्योंकि ये मानव सहज है, नियति सहज है, तो ये जरा भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत आराम से ये काम होगा। तो बस ये बात मुझे जोड़नी थी। तो हम सब मन लगा के अध्ययन करें और आराम से चलें। ये काम स्पीड में नहीं होगा। हमारी पीढ़ी को ठेका बिल्कुल नहीं लेना है कि हम ही व्यवस्था को स्थापित करके दिखाएंगे, नहीं। बाबा जी ने एक बात और कही थी हमसे कि 4 पीढ़ी के बाद ये व्यवस्था दिखेगी। तो मुझे लगता है कि हम सब एक शुरुआत किए हैं। अब जो बच्चे पढ़ेंगे और जो बच्चे 12वीं या स्नातकोत्तर तक पढ़ के फिर जब ये विवाह करेंगे तब व्यवस्था शुरू होगी, तो उनके बच्चों से व्यवस्था दिखाई देगी। हम लोग कोई अधैर्यता न करें, बस अपनी जिम्मेदारी का, अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करें और फिर नेक्स्ट अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दें। तो आज की प्रस्तुति में बहुत सारे ऐसे भाई बहनों का नाम नहीं आया होगा, पर मैं उसके लिए इतना ही कहूँगी कि सब स्मृति में है। पर आज के अवसर में मैंने पुराने भाई बहनों का नाम लेने के लिए एक बस वो किया था, इसलिए उनका नाम ज़्यादा आया है। बाकी सभी के प्रति एक चाहे जो नए आज जुड़े हैं, जैसे योगेश भैया जी हैं, जिनकी योगेश भैया और स्वर्णा दीदी से जिस तरह से अभ्युदय संस्थान स्थिर हुआ, जिस समय अंजनी भैया बीमार हुए, सोम भैया को बाहर जाना पड़ा शिविरों के लिए, तो नियति सहज विधि से एक के बाद एक ऐसा होता गया कि परिवार आते गए और अभ्युदय संस्थान आगे बढ़ता गया। और वैसे ही विद्यालय है, हमारे बाद कई ऐसी नई बहनें हैं जो आज विद्यालय को पूरी तरह से संभाल रही है। तो विद्यालय और अभ्युदय संस्थान यूं ही चल रहा है, आगे चलता रहेगा और बाबा जी के मार्गदर्शन के प्रति हम सब निष्ठान्वित हैं। और जहाँ जहाँ हम लोगों ने मनमानी की है, अति की है, उसको हम सब अब ठीक करने की ओर है। बहुत सारी चीज़ों की समीक्षा हुई है और सही मूल्यांकन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार अभ्युदय संस्थान और विद्यालय पैरेलल चल रहा है और पूरे लोक व्यापीकरण के लिए पहले हम तैयार हो जाए, व्यवस्थित हो जाए और फिर सबका सहयोग करें इस मानसिकता के साथ। बहुत सारी बात, कई बार ऐसा लगता होगा कि हम लोग बहुत आगे नहीं आ रहे हैं बाहर, लेकिन नहीं आएंगे, बस 1-2 वर्ष लगेगा। अभिभावक विद्यालय को एक बार स्थापित होने की जरूरत है, जब बुक्स भी बन जाए और हम उसको रायपुर में कम से कम सबके अंदर इसकी आश्वस्ति आ जाए। तो अभ्युदय संस्थान और रायपुर अभिभावक विद्यालय दोनों की तरफ से मैं आप सभी को, आप सबने हमको सुना, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। और एक बार पुनः बाबा जी को स्मरण करते हुए, बाबा जी के पूरे परिवार को स्मरण करते हुए खूब खूब कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ।
कि उन्होंने मेरी शरीर यात्रा को सफल किया। आगे जो मिल रहा है वो बोनस है, और जो मिल गया वो इस यात्रा के लिए पर्याप्त है। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आप सभी को नमस्ते। आदरणीय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। मेरा नाम सुवर्णा है। मैं पति योगेश जी और बेटी कमल के साथ पिछले 12 वर्षों से अभ्युदय संस्थान में रह रही हूँ। मेरी समझने की यात्रा में अभ्युदय संस्थान से जुड़े सभी लोग और मध्यस्थ दर्शन के कई अध्येता भाई बहनों ने सहयोग किया है, उन सभी के प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। सन 2005 में मेरा परिवार सहित जीवन विद्या से जुड़ना हुआ। पहले शिविर के बाद ही लगा इसे समझना है और इसके अनुसार जीना है। फिर लगातार कई सारे परिचय शिविरों को सुनने के बाद मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन की तैयारी बनी, और अध्ययन कहाँ रहकर करना है इसके बारे में जब बाबा जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अछोटी में। इस तरह से हमारा अछोटी में शिफ्टिंग हुआ। तब अछोटी में परिचय शिविरों का दौर चल रहा था। देश के अलग अलग कोने से व्यक्ति परिचय शिविरों को सुनने के लिए आते थे। स्थानीय लोग यानी छत्तीसगढ़ के भी लोग आते थे। परिचय शिविरों को सुनकर व्यक्ति खुश तो होते ही हैं, उत्साहित होते ही हैं। संयोग से उस समय छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी का बाबा जी से मिलना हुआ। उन्होंने और तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने जीवन विद्या को सुना, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के साथ परिचय और अध्ययन शिविरों की श्रृंखला शुरू हुई। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के तत्कालीन शिक्षा सचिव श्री नंद कुमार जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राज्य भर से शिक्षा विभाग से जुड़े अनेक लोगों ने परिचय शिविरों को सुनने के बाद उसमें से कुछ व्यक्तियों ने मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मय के पठन के साथ अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की। इस अध्ययन को बिना किसी अड़चन के करने के लिए शासकीय स्तर पर एक प्रस्ताव लाया गया, और उसके पारित होने के बाद शिक्षा विभाग के अनेक व्यक्तियों का संस्थान से जुड़कर अध्ययन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। शुरुआत में 1 महीना लगातार रुककर पुस्तक का पठन हुआ। उसकी सफलता देखकर पहले बैच के लिए 6 माह तक उसको बढ़ाया गया। उसके बाद लगातार कुछ वर्षों तक हर वर्ष कुछ शिक्षक 1 वर्ष के पठन अध्ययन कार्यक्रम से जुड़े रहे। शासन ने उन्हें ऑन ड्यूटी भेजा, आने जाने का और रहने का खर्च भी दिया। इस बीच नंद कुमार जी महाराष्ट्र के शिक्षा सचिव बने। उन्होंने वहाँ भी शिक्षा विभाग के साथ परिचय शिविर और अध्ययन शिविरों की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के साथ महाराष्ट्र के भी शिक्षक इस 1 वर्षीय कार्यक्रम में 1-2 बैचेस में जुड़ पाए। बाद में वहाँ कुछ कारणों से ये सरकारी स्तर से कार्यक्रम बंद हुआ। इस दौरान 1ली से 5वीं कक्षा के लिए सहायक वाचन के रूप में चेतना विकास मूल्य शिक्षा की पुस्तकों को पूरे राज्य भर में वितरित करने का छत्तीसगढ़ शासन ने निर्णय लिया। बाबा जी के मार्गदर्शन में बनी पुस्तकों को दर्शन के विद्यार्थियों द्वारा लिखा गया। सरकार ने उन्हें छापा और वो स्कूलों तक पहुंच भी गई। जहां शिविर किए हुए शिक्षक नहीं थे वहां इनको नहीं पढ़ा पाए, लेकिन जिन शालाओं में अध्ययन शिविरों से गुजरे शिक्षक पदस्थ थे उन्होंने इन पुस्तकों के साथ मन लगाकर काम किया। कुछ जगहों पर इन शिक्षकों के आचरण में परिवर्तन देखकर उनके परिवार, उनका विद्यालय एवं उनके गांव में सकारात्मक वातावरण बनने लगा। भले ही ये कार्यक्रम सरकारी स्तर पर बाद में बंद हुआ, लेकिन कुछ शिक्षकों ने इसे अपने जीने का लक्ष्य मानकर बहुत अच्छे ढंग से अपने जीने की शैली में परिवर्तन किया और आज भी मानसिक और पारिवारिक स्तर पर इससे जुड़े हुए हैं। इस 1 वर्ष के अध्ययन के बैच में शिक्षकों के अलावा देश के अलग अलग भागों से, समाज से भी लोग स्वयंस्फूर्त विधि से सहभागी होने लगे, क्योंकि उस समय पुस्तकों के विधिवत पठन की और किसी जगह पर व्यवस्था नहीं थी। आदरणीय बाबा जी के मार्गदर्शन में और संस्थान के सभी परिवारों के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल पड़ा। इसमें सहभागी होने का मुझे परिवार सहित अवसर मिला। इस 1 वर्षीय अध्ययन क्रम से संस्थान में भी सभी परिवारों का उत्साह बढ़ा। तब तक देश के अनेक हिस्सों में परिचय शिविरों की श्रृंखला जारी थी। खास करके उस समय गुजरात में काफी परिचय शिविर हुए थे।
उन सब की पठन, वहाँ पर जितने लोगों ने शिविर किया उसमें से कुछ लोगों की पठन अध्ययन में आने की इच्छा थी, लेकिन अधिकतर लोग कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए होने के कारण उनके लिए हर महीने 15 दिन निकालना संभव नहीं था। इसलिए 2 महीने में 10 दिन के लिए आने की सहमति बनी और इस तरह पठन अध्ययन का 2 वर्षीय बैच प्रारंभ हुआ। इसमें भी गुजरात के अलावा अनेक जगहों से लोग शामिल हुए। आयुर्वेदिक चिकित्सा के संदर्भ में आदरणीय बाबा जी हर 3 महीने में अछोटी में 10 दिन रहते थे, इसलिए सभी शिविरार्थियों को उनसे मिलने का अवसर मिलता था। उनकी व्यक्तिगत जिज्ञासाओं को, शंकाओं को लेकर कुछ लोग अमरकंटक भी बाबा जी के घर जाकर के रहते थे। इस तरह मध्यस्थ दर्शन का वाङ्मय किस क्रम से पढ़ना है, कैसे समझना है, इससे कई लोग परिचित हुए। पूरे वाङ्मय से कम एक बार गोथ्रू होने के कारण पूरा अस्तित्व, उसमें जीवन और मानवीय आचरण का जो चित्र है सबके सामने आया। इस आधार पर इसके अनुसार जीने की अनेक लोगों की योजनाएं बनने लगी। उसके बारे में बाबा जी से लोग मार्गदर्शन भी लेने लगे। लोगों का अपने परिवारों में जीने की शैली पर ध्यान जाने लगा। दर्शन को समझकर उसके अनुसार ही जीना है, ऐसा भी कई लोगों ने निश्चय किया। मध्यस्थ दर्शन से अनेक वर्षों से जुड़े व्यक्तियों ने, जो देश भर में अलग अलग शहरों में रहते हैं, इन शिविरों में अलग अलग पुस्तकों को पढ़ाया। कुछ लोग अपने शहरों में वापस जाकर स्वयं या अपने परिवारों में या अपने मित्रों के साथ पुस्तकों का बारंबार पठन करने लगे। इस तरह कई शहरों में छोटे छोटे समूहों में अध्ययन की गोष्ठियां आरंभ हुई। इस तरह इन शिविरों से निकले लोग समाज में, स्कूलों में, कॉलेजों में परिचय शिविरों को संबोधित भी करने लगे। कुछ लोग अभिभावक विद्यालय में, जो कि रायपुर में शुरू हुआ था और मध्यस्थ दर्शन पर आधारित शिक्षा देने वाला था, उसके लिए या उसके जैसे अन्य विद्यालयों के लिए भी पाठ्यक्रम बनाने में जुट गए। हमें इन सभी में भाग लेने का अवसर मिला। इसी दौरान आदरणीय बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन पर आधारित विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी मार्गदर्शन दिया। इसमें भी उसके डिजाइन के लिए आदरणीय बाबा जी के साथ कुछ लोग जुट गए। उसके पाठ्यक्रम पर काम करने के लिए भी कुछ लोग जुटे रहे। इस दौरान अभिभावक विद्यालय की बहनों के लिए बाबा जी ने लगातार 6 महीने अछोटी में आकर पुस्तकों का पठन और अध्ययन करने के लिए कहा। विकल्प से लेकर के संविधान तक, फिर परिभाषा संहिता, फिर संवाद 1, संवाद 2 का पठन करने के लिए कहा। विद्यालय की कुछ बहनें पहले बैच में शामिल हुई, कुछ अगले बैचेस में शामिल हुई। एक बार में लगातार 100 पेज को पढ़ना, फिर अगले 4 दिन में उनमें से हर दिन 25 पेज को पढ़ना और समझना, व्यक्तिगत रूप में भी और ग्रुप में भी। इस तरह से हर पेज 4 बार पढ़ना, इस प्रक्रिया को बाबा जी ने 6 माह के शिविर के लिए बताया। पहले बैच में बहनों के अलावा और भी कुछ लोग देश के अन्य भागों से शामिल हुए। शुरुआत में एक बैच में 40-50 लोग शामिल रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से और 1-2 बार कनाडा से भी कुछ लोग इसमें शामिल रहे। 6 माह के एक बैच में शहरी, ग्रामीण, महिला, पुरुष, युवा, प्रौढ़, कम पढ़े लिखे, अधिक पढ़े लिखे, ऐसे सभी लोग एक साथ शामिल होते रहे। पूरे 6 महीने संस्थान में रहते रहे। इसमें प्रस्तुत होने के क्रम में संस्थान में, रायपुर में अनेक परिवार पुस्तकों को पढ़ाने के लिए तैयार हुए। इसे जीने के लिए इसे जीने के तौर तरीकों पर सभी का अधिक ध्यान जाने लगा। उसकी आवश्यकता भी बनने लगी। अछोटी और उसके आसपास आकर बसने वाले परिवारों की, उसके अनुसार जीने की इच्छा करने वाले परिवारों की संख्या भी बढ़ने लगी। इन शिविरों से निकलकर अनेक लोगों ने ऐसा ही जीना है इसका निश्चय किया। देश में अनेक जगह परिवारों के समूह एकत्रित हुए। उन्होंने साथ में जीने का निर्णय किया। कुछ लोगों ने शिविर लेना भी प्रारंभ किया, पाठ्यक्रम बनाने में सहभागिता की, विद्यालय में पढ़ाने लगे। नई जगह विद्यालय खुले, इसकी तैयारी भी होने लगी। इस तरह से अभ्युदय संस्थान और उससे अनेक वर्षों से जुड़े हुए लोगों की टीम ने आदरणीय बाबा जी के मार्गदर्शन में परिचय शिविर, पठन पाठन अध्ययन शिविर की श्रृंखला को जारी रखा और स्वयं जीने के लिए तत्पर हुए। उस रास्ते पर सभी चल पड़े हैं। अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन लक्ष्य और दिशा तो निश्चित रूप से मिल गई है। आप सबके सामने मुझे व्यक्त करने का आपने अवसर दिया, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। नमस्ते, आप सभी को नमस्कार।
मैं कल्पेश वरु, हाल फिलहाल में मैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में सहपरिवार रह रहा हूँ। परिवार में पत्नी अनामिका जी एवं बेटी भाग्या है। हम यहाँ प्रस्तावित चेतना विकास मूल्य शिक्षा विश्वविद्यालय में भागीदारी के अर्थ में आए हुए हैं। अभ्युदय संस्थान से मेरा जुड़ना संस्थान की स्थापना के पहले से है। सन 1998-99 में मैं और मेरे चाचा जी श्री अनिल राठौड़ जी रायपुर में प्राकृतिक कृषि एवं गौ पालन में शोध एवं प्रयोग कार्य में लगे हुए थे। उस दौरान एक संयोगवश हमारी मुलाकात श्री अंजनी भैया जी, सोम भैया जी एवं BR भैया जी के साथ हुई। उनके माध्यम से हमें मध्यस्थ दर्शन की सूचना मिली और उनके माध्यम से ही हमें श्री श्रद्धेय नागराज बाबा जी से मिलने का सौभाग्य मिला। उस समय एक संस्थान बनाने की बात हो रही थी जिसमें मध्यस्थ दर्शन का शोध, अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य हो पाए। फिर संकेत भैया के साथ चर्चाओं से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि केवल कृषि गौपालन पे शोध की बजाय दर्शन में प्रस्तावित संपूर्ण ज्ञान एवं जीवन शैली पर शोध एवं अभ्यास किया जाए। तब से मैं अभ्युदय संस्थान की स्थापना से लेकर अब तक परिवार सहित इस कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। संस्थान में रहते हुए मैंने कृषि, गौपालन, शिविरों की व्यवस्था, संस्थान के रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ साथ अध्ययन कार्य को संपन्न किया। पत्नी अनामिका जी दर्शन आधारित प्राथमिक शिक्षा में शोध प्रयास में कार्यरत रही। इस तरह अभ्युदय संस्थान में अध्ययन करते रहते हमने अपने आप में बहुत सुधार परिमार्जन किया। पूज्य बाबा जी के मार्गदर्शन में रहने का सौभाग्य हमारे लिए अमूल्य पूंजी रही। बाबा जी ने हमें बताया कि संस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कार्य की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, पूर्ण समझ होना आवश्यक है, उसे सभी विधाओं में पारंगत होना चाहिए। उन्होंने हमें बताया संस्थान ज्ञान के लिए समर्पित, प्रेरणा के लिए समर्पित स्थान होता है। इसीलिए प्रत्येक संस्थान में प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्तियों को स्वयं में पूर्ण होने का अभ्यास करना आवश्यक है। उन्होंने हमें बताया कि संस्थान एक सामाजिक जिम्मेदारी को वहन करता है, अतः हमें इस न्याय, धर्म, सत्य के अभियान में स्वयं को झोंकने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभ्युदय संस्थान में रहते हुए यह बात समझ में आई कि संस्थाएं कैसे परिवार, गांव, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र से जुड़ती है। यह व्यक्तिगत जीवन यापन की जगह नहीं, अपितु एक स्वराज्य स्थापना की पृष्ठभूमि होती है, जहां शिक्षण प्रशिक्षण पूर्वक एक व्यक्ति अपने परिवार, गांव में व्यवस्था पूर्वक जीने योग्य बन पाए। संस्थान में सभा विधि भी का महत्व भी हमें बाबा जी ने बताया। वो समय समय पे संस्थान में रहने वाले व्यक्तियों एवं परिवारों के साथ विभिन्न विषयों पर समूह चर्चा करते व मार्गदर्शन देते थे। संस्थान में एक एक परिवार का सर्वांगीण विकास एवं उत्थान भी संस्थान के लिए एवं उस परिवार के लिए आवश्यक होता है। हमारे परिवार को भी सर्वांगीण उत्थान एवं विकास के लिए संपूर्ण संस्थान से, बाबा जी से एवं संस्थान के सभी सदस्यों एवं परिवारों से तन मन धन से सहयोग प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हम आज तक स्वधन विधि से जी पा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी जरूरत हुई वहाँ अग्रणी होने का साहस जुटा पा रहे हैं। इस हेतु संस्थान एवं संस्थान से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के प्रति हमारी कृतज्ञता सदैव रहेगी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। पूजनीय बाबा जी एवं माता जी को नमन करते हुए, कृतज्ञता अर्पित करते हुए मेरी बात को रख रही हूँ। मेरा नाम मीना गाड़ोदिया। मैं आज अभ्युदय संस्थान के ज्येष्ठ परिवारों का वर्तमान एवं भविष्य में क्या भूमिका एवं अभ्युदय संस्थान को प्राप्त सहयोग के प्रति कृतज्ञता का सत्यापन के बारे में बताऊंगी। अभ्युदय संस्थान का स्थापना आदरणीय राजेंद्र महाराज जी, पूजनीय बाबा जी के मार्गदर्शन पे शुरुआत हुआ। उसमें कुछ परिवार अपना भागीदारी किया है
उसमें किसी का तन लगा, किसी का मन लगा और किसी का धन, जो आज अभ्युदय संस्थान अध्ययन केंद्र के रूप में खड़ा है, वो हम सब देख पा रहे हैं। और मेरे श्रीमान जी और मुझे अभ्युदय संस्थान में रहने का मौका मिला। पूजनीय बाबा जी, माता जी का खूब सानिध्य मिला और उनसे खूब प्रेरणा मिली समझने और जीने का। और आज बाबा जी हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उन सब का प्रेरणा हमको मिल रहा है। और जो हमारे परिवार, पुराने परिवार हैं, जैसे सोम भैया जी, BR भैया जी, संकेत भैया जी, मंजीत भैया जी, धीरेन भैया जी, अनीता दीदी, कल्पेश भैया जी, अनिल भैया जी, पूर्णिमा दीदी और हमारे बच्चे अभ्युदय संस्थान को सहयोग कर रहे हैं, करते रहेंगे और यानी संरक्षण के रूप में है और आगे भी रहेंगे। और मैं देख पा रही हूँ सब भाई जी इतना व्यस्तता के बाद अभ्युदय संस्थान में अपने भागीदारी का निर्वाह कर रहे हैं और आगे भी जो भी कार्यक्रम होगा उन सब में भागीदारी करते रहेंगे और निर्वाह करते रहेंगे। जो आज मैं देख पा रही हूँ अभ्युदय संस्थान उसी के कारण सुचारू रूप से व्यवस्थित चल पा रहा है। और मैं देख पाती हूँ जो परिवार अध्ययन और अध्यापन कराने में सहयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में, उन सब के प्रति कृतज्ञता। आगे मैं देख पाती हूँ जैसे कुछ परिवार अभ्युदय संस्थान में रहते हुए अध्ययन करा रहे हैं, जैसे योगेश भैया जी, सुवर्णा दीदी एवं बालमुकुंद भाई जी और विधि बहन जी और गोपाल भाई जी। और कुछ परिवार अभ्युदय संस्थान के व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, जैसे गौशाला, किचन व्यवस्था, आवास व्यवस्था और अन्य व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, जैसे बलवंत भैया जी, राकेश भैया जी, अनिल भैया जी। और ये सब अध्ययन करते हुए भागीदारी कर रहे हैं सब परिवार सहित। और आगे में पूज्य अम्बा दीदी जी का भी बहुत बहुत कृतज्ञता है कि जो बाबा जी जाने के बाद भी इस क्रम को बनाए रखे हैं और 3 महीने में 10 दिन आते हैं और अभ्युदय संस्थान को मार्गदर्शन देते रहते हैं। जो आज अभ्युदय संस्थान दिख रहा है, ऐसे ही वातावरण बना हुआ है और मुझे बहुत बहुत उनके प्रति कृतज्ञता है। और उन सभी के प्रति कृतज्ञता है जो परिवार यहाँ रहते थे लेकिन अभी नहीं है, वो आने से अभ्युदय संस्थान 2 कदम आगे बढ़ा। वो भाई जी हैं संदीप भाई जी, भाटिया बाबू जी, दीपक भाई जी, विनय भाई जी, हरप्रीत भाई जी एवं सुखसेन भाई जी। और मैं उन भाइयों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जो अध्ययन कराने में सहयोग किए। श्री राम भाई जी, सुरेंद्र पाल भाई जी, सुरेंद्र पाठक भैया जी, राकेश भैया जी, गणेश भैया जी, रणसिंह भैया जी, साधन भैया जी। और मैं उन सभी के प्रति भी, राज्यों के प्रति भी कृतज्ञता हूँ कि उनका भी सहयोग रहा। वो है छत्तीसगढ़ शासन, NIT, कृषि विद्यालय, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और मैं उन सब के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि सबके सहयोग से आज अभ्युदय संस्थान अपनी जगह पे अध्ययन केंद्र में खड़ा है, अध्ययन करा रहा है और अध्ययन कर भी रहे हैं और करा रहे हैं। आज भी वैसे ही चल रहा है और सुचारू रूप से सब काम चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है। और जब भी लॉकडाउन खुलेगा सबको अध्ययन और इसके लिए स्वागत के लिए सब खड़े हैं। और एक बहुत बात है कि लॉकडाउन में जो यात्रियों को भोजन की आवश्यकता थी, उसमें भी अभ्युदय संस्थान का 1 महीना 100 आदमी का खाना डेली जाता था सुबह टाइम। और अभ्युदय संस्थान में अभी भी वैसे ही चल रहा है। ये सब के आपके सहयोग से, आशीर्वाद से, और मैं सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। सभी को नमस्कार। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो।